चलिए अब डिस्कस करते हैं एसए 300 यानी ऑडिट प्लानिंग का इंट्रोडक्शन। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप एक घर बना रहे हैं तो क्या आप सीधे ईंट जोड़ना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक सॉलिड प्लान। ऑडिटिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कि आप एक भी डॉक्यूमेंट चेक करें, आपके पास एक सॉलिड वेल थॉट आउट प्लान होना चाहिए। और ये जो स्टैंडर्ड है ना, एसए 300, ये हर ऑडिट के लिए वही जरूरी ब्लूप्रिंट है। और ये बात कितनी सही है। एक ऑडिट बिना प्लान के ऐसी जर्नी जैसा है जिसके लिए आपके पास कोई मैप ही नहीं है। आप शायद पहुंच तो जाएंगे कहीं, लेकिन वहां नहीं जहां आपको जाना था। सोचो, आप काम तो बहुत कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हो, लेकिन क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? बिना एक क्लियर प्लान के ऑडिट का काम बिल्कुल कियोटिक हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अपने मेन ऑब्जेक्टिव से ही भटक जाता है, जो कि है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक आखिर सही ओपिनियन देना। इस कॉन्सेप्ट को एक स्टूडेंट समीर ने बहुत अच्छे से समझा। उसने सोचा कि यार, ऑडिट कोई रैंडम चेक करने वाली एक्टिविटी थोड़ी ना है, ये तो एक लॉजिकल और बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका रीजन है स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। आप जानते हैं कि हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम एक फिक्स डेट तक करनी ही पड़ती है, और लॉ कहता है कि उससे पहले ऑडिटेड अकाउंट्स रेडी होने ही चाहिए। तो इसका मतलब सब कुछ टाइम पर अच्छे से खत्म करने के लिए प्लानिंग करना सिर्फ एक गुड आइडिया नहीं है, ये तो बिल्कुल जरूरी है, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। तो इस सिस्टमैटिक प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए कि हर ऑडिटर इसको अच्छे से फॉलो करे, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआई ने हमें एक क्लियर रूल बुक दी है। और वो रूल बुक है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300। इसका ऑफिशियल टाइटल है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली ये स्टैंडर्ड हमें इस पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के लिए डिटेल्ड गाइडेंस देता है कि प्लानिंग आखिर करनी कैसे है। तो इस ऑफिशियल रूल बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 300 बहुत क्लियरली कहता है कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट को ऐसे प्लान करना कि वो एक इफेक्टिव मैनर में हो सके। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता। इसका मतलब है कि ऑडिट एफिशिएंट हो, यानी टाइम और रिसोर्सेज बचें। ऑडिट फोकस्ड हो, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और ऑडिट अपने गोल को अचीव करे, यानी सही ओपिनियन फॉर्म हो, वो भी मिनिमम ऑडिट रिस्क के साथ। ऑडिट रिस्क का मतलब गलती से गलत ओपिनियन देने का रिस्क। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ऑडिट प्लान, तो ये बस एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसको आप एक ब्लूप्रिंट की तरह समझो, जिसके 2 इंपॉर्टेंट अलग अलग लेकिन आपस में कनेक्टेड हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है हाई लेवल ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, और दूसरा हिस्सा है डिटेल्ड ग्राउंड लेवल ऑडिट प्लान। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों पार्ट्स हैं क्या और आपस में काम कैसे करते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। लेफ्ट साइड में है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ये बिग पिक्चर है, आर्किटेक्ट का डिजाइन। ये क्या और कब के सवालों का जवाब देती है। ये ऑडिट का ओवरऑल स्कोप यानी दायरा सेट करती है। ये ऑडिट की टाइमिंग यानी डेडलाइंस डिसाइड करती है। और ये ऑडिट की डायरेक्शन सेट करती है, मतलब किस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है। और अब देखिए राइट साइड में डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये कॉन्ट्रैक्टर का स्टेप बाय स्टेप काम है। ये कैसे पर फोकस करता है। ये बताता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर क्या होगा, वाउचिंग, वेरिफिकेशन या एनालिसिस। उन प्रोसीजर्स की डिटेल टाइमिंग क्या होगी और उनका एक्सटेंट क्या होगा, यानी कितनी चेकिंग करनी है, 100 आइटम्स या सिर्फ 20 का सैंपल। तो हमेशा स्ट्रैटेजी पहले बनती है और प्लान उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। तो इसका लॉजिकल फ्लो बिल्कुल साफ है। आप सीधा छोटी छोटी डिटेल से शुरू नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 1 हमेशा होता है बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी सेट करना। पहले आपको क्लाइंट को, उसके बिजनेस को, उसके रिस्क को और ऑडिट के ओवरऑल गोल्स को समझना होगा। और जब और सिर्फ जब आपके पास वो क्लियर स्ट्रैटेजी आ जाती है, तभी आप आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो है उस स्ट्रैटेजी पर बेस्ड एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ऑडिट प्लान बनाना। अब सवाल उठता है कि हम इस ब्लूप्रिंट को बनाने में इतना टाइम और एफर्ट क्यों लगाएं? इसका रियल फायदा यानी पे ऑफ क्या है? सच तो ये है कि एक अच्छा प्लान पूरे ऑडिट प्रोसेस को बेटर बनाता है, ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और ऑनेस्टली कम स्ट्रेसफुल भी बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग के कुछ की प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। सबसे पहले 2 बेनिफिट्स हैं, फोकस और फोरसाइट। एक अच्छा प्लान ऑडिटर की हेल्प करता है कि वो अपना ध्यान इंपॉर्टेंट एरियाज पर लगाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक ज्वेलरी बिजनेस का ऑडिट कर रहे हैं, तो प्लान साफ साफ इन्वेंट्री को एक हाई रिस्क एरिया बताएगा जहां ज्यादा चेकिंग करनी है। अगर प्लान ना हो तो हो सकता है आप इस इंपॉर्टेंट एरिया को मिस कर दें।
दूसरा, ये आपको आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही पहचानने में मदद करता है। सोचिए ऑडिट के आखिरी हफ्ते में आपको रियलाइज हो कि क्लाइंट के पास कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके लिए एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट चाहिए। ये तो डिजास्टर हो जाएगा। एक अच्छा प्लान आपको इस जरूरत के बारे में महीनों पहले ही अलर्ट कर देता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं एफिशिएंसी और कंट्रोल। प्लानिंग से आप पूरे ऑडिट को ठीक से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि जॉब के लिए सही टीम मेंबर्स को चुना जाए। आप एक नई ट्रेनी को कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोविजंस हैंडल करने को नहीं दे सकते। उसके लिए आपको एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए। प्लानिंग से ये श्योर हो जाता है कि सही इंसान सही काम कर रहा है। इसके अलावा टीम के काम को सुपरवाइज करना और रिव्यू करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक क्लियर प्लान होता है। और फाइनली, ये दूसरे ऑडिटर्स जैसे ब्रांच ऑडिटर्स या फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के साथ काम को कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। अब आते हैं इस टॉपिक के आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल आइडिया पर। एक ऑडिट प्लान कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे आपने एक बार बनाया, प्रिंट किया और फाइल में लगाकर भूल गए। नहीं, ये कोई वन टाइम टास्क बिल्कुल नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेती हुई चीज की तरह है जो बदलती रहती है। हाँ, एक ऑडिट प्लान पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है। ऑडिट की रियलिटी ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका प्लान एक डायनामिक टूल होना चाहिए। मान लीजिए आपका शुरू का प्लान था कि आप 50 सेल्स इनवॉइसेस चेक करेंगे, लेकिन जब आपने पहले 5 चेक किए, आपको उसमें ही बहुत बड़ी बड़ी एरर्स मिल गई। तो अब क्या आप अपने 50 के प्लान पर अटके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको फौरन अपने प्लान को अपडेट करना होगा और शायद सैंपल साइज बढ़ाकर 200 करना पड़ेगा। ये एक फ्लेक्सिबल गाइड है, कोई रिजिड रूल बुक नहीं। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को जल्दी से समराइज करते हैं। ऑडिट प्लानिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? नंबर 1, ये एक बिल्कुल जरूरी, लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। नंबर 2, ये स्टैंडर्ड SA 300 के रूल्स से चलता है। नंबर 3, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हाई लेवल ओवरऑल स्ट्रैटेजी और एक ग्राउंड लेवल डिटेल्ड प्लान। नंबर 4, इसके बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे बेटर फोकस, एफिशिएंसी और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। और आखिर में हमेशा याद रखिएगा, ये एक वन टाइम टास्क नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है जो पूरे ऑडिट के दौरान जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, द नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। देखिए, जैसे ही हम ऑडिट प्लानिंग सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक सिंपल सी पिक्चर आती है कि ये ऑडिट शुरू करने से पहले का एक स्टेप है, बस। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। असलियत में प्लानिंग कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे ऑडिट के दौरान चलता रहता है। सबसे पहले चलिए उसी कॉमन मिसकंसेप्शन की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और कभी-कभी तो प्रोफेशनल्स भी फंस जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर है मिसकंसेप्शन। यहाँ प्लानिंग को एक सीधी लिनियर लाइन की तरह दिखाया गया है, यानी ए से शुरू, बी पे गए, सी पे खत्म। मतलब ऑडिट के स्टार्ट में प्लान बनाया और बस काम हो गया। लेकिन अब राइट साइड पर रियलिटी देखिए। यहाँ एक सर्कुलर घूमता हुआ एरो है। इसका मतलब है कि असलियत में ऑडिट प्लानिंग एक कंटिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव मतलब जो बार बार होता है, इवॉल्व होता है और पूरे ऑडिट के दौरान चलता ही रहता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि वो वन वे स्ट्रीट वाला व्यू गलत है। तो फिर आखिर रियलिटी क्या है? क्यों हम कह रहे हैं कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? चलिए इसको अब डिटेल में समझते हैं। तो कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि प्लानिंग कोई एक अलग आइसोलेटेड फेज नहीं है। ये एक डायनामिक एक्टिविटी है। और पता है ये कब शुरू होती है? ये पिछले साल का ऑडिट खत्म होने के ठीक बाद शुरू हो जाती है और करंट ऑडिट एंगेजमेंट के कंप्लीट होने तक चलती रहती है। ये कोई चेकबॉक्स एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है कि आपने बस टिक किया और आगे बढ़ गए। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये कंटिन्यूअस क्यों है, तो इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है। क्लाइंट के बिजनेस में नए रिस्क आ सकते हैं, उनके इंटरनल कंट्रोल्स बदल सकते हैं या मार्केट में कोई बड़ा चेंज आ सकता है। इसलिए ऑडिट प्लान को भी इन चेंजेस के साथ साथ अडेप्ट करना पड़ता है। इसको ऐसे सोचिए, आप एक रोड ट्रिप पर निकले हैं, आपने गूगल मैप्स पर रूट सेट कर लिया, पर रास्ते में अचानक पता चला कि आगे रोड ब्लॉक है, तो क्या आप वहीं रुक जाते हैं? नहीं ना, आप एक नया राउट लेते हैं। ऑडिट प्लान का भी बिल्कुल वही काम है।
अच्छा, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शुरुआत में कोई सॉलिड प्लानिंग ही नहीं होती। भले ही प्लानिंग कंटिन्यूस है, लेकिन ऑडिट शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी फाउंडेशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाने जैसा है। आप सीधा दीवार खड़ी नहीं करते, पहले आप एक मजबूत नींव यानी फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये है वो की एक्टिविटीज जो फाउंडेशन का काम करती हैं। पहला, अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसका मतलब है हाई लेवल पर नंबर्स को चेक करना, जैसे इस साल की सेल्स को पिछले साल से कंपेयर करना। इससे हमें अनयूजुअल ट्रेंड्स का पता चलता है जो रिस्क हो सकते हैं। दूसरा, क्लाइंट के लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझना, मतलब उन पर कौन से लॉज लागू होते हैं। तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, यानी ये डिसाइड करना कि कितनी बड़ी गलती या एरर इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। चौथा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को कंसिडर करना, क्या हमें किसी आईटी स्पेशलिस्ट या वैल्यूएशन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में बाकी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना। देखिए, थियरी समझना तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से बेहतर कुछ नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि ये प्लानिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में आखिर काम कैसे करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट। सोच के देखिए, एक बैंक का ऑडिट प्लान जिसे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करते हैं, और एक टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट प्लान जिसे टीआरएआई गवर्न करती है। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ऑडिटर को इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री रेगुलेशंस के आसपास ही अपना पूरा ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह बिजनेस की साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्लान को शेप करती है। एक छोटी सी लोकल रिटेल शॉप का ऑडिट प्लान काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन वहीं एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिसके ऑपरेशंस दुनिया के 10 देशों में फैले हैं, उसका प्लान बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। वहाँ फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग देशों के लॉज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कई इश्यूज आएंगे, जिनके लिए शायद हमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ जाए। चलिए अब बात करते हैं टीम के रोल की, क्योंकि देखिए, ऑडिट प्लानिंग सिर्फ कागज पर स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है और इसमें एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये कोट बिल्कुल पॉइंट पर है। जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, यानी ऑडिट टीम का सबसे सीनियर मेंबर, उनका एक्सपीरियंस प्लानिंग प्रोसेस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। वो अपनी इनसाइट से टीम को गाइड करते हैं। प्लानिंग का काम सिर्फ जूनियर्स पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट से ही सही ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है और टीम सही डायरेक्शन में काम करती है। यहाँ ऑडिटर के लिए एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। एक तरफ ऑडिटर क्लाइंट की मैनेजमेंट से कुछ प्लानिंग एलिमेंट्स डिस्कस करता है ताकि ऑडिट को फैसिलिटेट किया जा सके, जैसे कि उनसे टाइम शेड्यूल करना, लेकिन दूसरी तरफ उसे इतनी ज़्यादा डिटेल कभी शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अगर आपने मैनेजमेंट को पहले ही बता दिया कि आप कौन से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस चेक करने वाले हैं, तो ऑडिट का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे डिस्कशन का समरी क्या निकलता है? समरी ये है कि ऑडिट प्लानिंग कोई वन टाइम टास्क नहीं है। ये एक डायनामिक, कंटिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है। ये क्लाइंट के बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट होता है और इसे ऑडिट टीम का एक्सपीरियंस और जजमेंट गाइड करता है। तो अगली बार जब भी आप प्लानिंग के बारे में सोचें, तो उस सीधी लाइन को भूल जाइए और उस कंटिन्यूअस लूप को हमेशा याद रखिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये किसी भी ऑडिट को शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की एरियाज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक ऑडिटर एक गेटकीपर की तरह काम कैसे करता है। फिर हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स डिस्कस करेंगे। पहला, क्लाइंट एंड कॉम्पिटेंस, दूसरा, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, और तीसरा है द एंगेजमेंट लेटर। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज इतनी जरूरी आखिर हैं क्यों। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक ऑडिटर एक गेटकीपर की तरह काम कैसे करता है। उसे ऑडिट क्वालिटी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। इसका मतलब आखिर है क्या? सिंपल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर कुछ बहुत ही जरूरी चेक्स करता है ताकि ऑडिट की क्वालिटी शुरू से ही मेंटेन हो। तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं क्या? देखिए, ये वो प्री ऑडिट स्टेप्स हैं जो एक ऑडिटर लेता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या उसे किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इस प्रोसेस से ये इंश्योर हो जाता है कि ऑडिट एथिकली बिल्कुल सही तरीके से हो और ऑडिटर के पास उसे ठीक से करने की कैपेबिलिटी भी हो। आप इसे एक तरह से ऑडिट का प्री गेम प्रिपरेशन समझ सकते हैं, जिसके बिना गेम जीतना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, इस गेटकीपर के पास एक चेकलिस्ट होती है जिसमें 3 की चेक्स होते हैं।
पहला, क्लाइंट को ठीक से इवैल्यूएट करना और अपनी फर्म की कॉम्पिटेंस को भी चेक करना। दूसरा, एथिकल कंप्लायंस, खास करके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना। और तीसरा, क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट की सारी टर्म्स को अच्छे से लिखित में एस्टैब्लिश करना। इन्हीं 3 चेक्स को हम आगे 3 पिलर्स के फॉर्म में समझेंगे। चलिए अब हमारे पहले पिलर पर आते हैं, क्लाइंट एंड कॉम्पिटेंस। यहाँ सबसे फंडामेंटल सवाल जो ऑडिटर अपने आप से पूछता है वो ये है, शुड वी टेक दिस जॉब? यानी क्या हमें ये ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं? इस डिसीजन को लेने के लिए ऑडिटर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखता है। सबसे जरूरी है क्लाइंट के ओनर्स और मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी। क्या वो लोग ईमानदार हैं? फिर ऑडिटर अपनी टीम के कॉम्पिटेंस देखता है, मतलब क्या टीम के पास जरूरी स्किल्स, टाइम और रिसोर्सेज हैं। अगर पिछले ऑडिट्स में कोई बड़े इश्यूज आए थे तो उनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? और अगर ये एक नया क्लाइंट है तो पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना ये तो बहुत ही जरूरी है, ताकि उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखा जा सके। ये स्लाइड हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रही हैं। देखिए, एक अच्छा क्लाइंट हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, उसकी इंडस्ट्री में रेपुटेशन अच्छी होगी और उसका एटीट्यूड भी कोऑपरेटिव होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, जैसे क्लाइंट का बार बार ऑडिटर्स बदलना, उसकी हिस्ट्री में कुछ शेडी डीलिंग्स होना या उसका इन्फॉर्मेशन छिपाना। इंडिया का सत्यम स्कैंडल जैसे केस इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। ये ऑडिटिंग प्रोफेशन का कॉर्नरस्टोन है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट नींव। इसके बिना सोचिए ऑडिट की कोई वैल्यू ही नहीं है, रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। और ये कोट बिल्कुल सही कहता है, इंडिपेंडेंस सिर्फ एक रूल नहीं है, ये ऑडिटिंग प्रोफेशन की आत्मा है, उसकी जान है। एक ऑडिटर का ओपिनियन तभी क्रेडिबल माना जाता है जब वो क्लाइंट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, यानी उस पर क्लाइंट का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो। पब्लिक का ट्रस्ट इसी एक प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। तो इंडिपेंडेंस के लिए आखिर कॉमन थ्रेड्स क्या हो सकते हैं? सोचने वाली बात है कि कई सिचुएशंस इसे असर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिटर का क्लाइंट कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे उसने शेयर्स खरीद रखे हैं, या फिर ऑडिटर का कोई क्लोज फैमिली मेंबर क्लाइंट कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर ऑडिटर और क्लाइंट का कोई जॉइंट बिजनेस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग एसोसिएशन। मतलब अगर एक ही ऑडिट पार्टनर सालों तक एक ही क्लाइंट का ऑडिट करता रहे तो एक फेमिलियरिटी थ्रेट पैदा हो जाता है, जिसमें ऑडिटर क्लाइंट से इतना फेमिलियर हो जाता है कि वो शायद गलतियां नजरअंदाज कर सकता है। अब आते हैं हम हमारे आखिरी यानी तीसरे पिलर पर, दी एंगेजमेंट लेटर। इसका सिंपल सा मतलब है गेटिंग एवरीथिंग इन राइटिंग, यानी सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखित में होनी चाहिए ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये एंगेजमेंट लेटर आखिर होता क्या है? ये एक फॉर्मल लेटर है जो ऑडिटर ऑडिट शुरू होने से पहले क्लाइंट को भेजता है। बेसिकली ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मेन पर्पस क्लाइंट और ऑडिटर के बीच किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकना है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होना चाहिए ताकि दोनों पार्टीज को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से पता हों। तो इस लेटर के की कंटेंट्स क्या होते हैं? ये टेबल इसे बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मैनेजमेंट की क्या। जैसे स्कोप ऑफ ऑडिट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन देना, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे रिकॉर्ड्स का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में भी सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। तो अब तक हमने तीनों पिलर्स देख लिए हैं। अब फाइनल सवाल ये है कि ये सारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जवाब बहुत सिंपल है। ये एक सक्सेसफुल ऑडिट के लिए एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन, एक मजबूत नींव बनाती हैं। इन प्रिलिमिनरी चेक्स की इंपॉर्टेंस देखिए। इससे ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो जाता है, ऑडिटर की प्रोफेशनल रेपुटेशन प्रोटेक्ट होती है। ये एक हाई क्वालिटी और इफेक्टिव ऑडिट को इंश्योर करता है, क्लाइंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होते, और सबसे अहम, ये पूरे एंगेजमेंट के लिए एक मजबूत प्रोफेशनल फाउंडेशन सेट करता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल ऑडिट की गारंटी हैं। तो आखिर में सारी बात बस इतनी सी है कि ये प्रिलिमिनरी चेक्स ही वो नींव हैं, वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर एक क्रेडिबल यानी विश्वसनीय और एक इफेक्टिव यानी प्रभावी ऑडिट की इमारत खड़ी होती है। इस फाउंडेशन के बिना ऑडिट की पूरी प्रोसेस ही कमजोर हो जाती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस के बारे में। ये ऑडिट का एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जिसके बिना पूरे ऑडिट प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता जीरो हो जाती है। ये समझना एग्जाम्स के लिए ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप हर ऑडिट रिपोर्ट को एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। तो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, जो नींव है,
वो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। और उस फाउंडेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मजबूत पत्थर है इंडिपेंडेंस। अगर ये पत्थर ही आगे पीछे हो गया या कमजोर निकला तो पब्लिक का ट्रस्ट और उस रिपोर्ट की रिलायबिलिटी, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग ही धड़ाम से गिर जाएगी। तो आखिर ये इंडिपेंडेंस है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि ऑडिटर को एकदम अनबायस्ड अंपायर की तरह बिहेव करना है। उनका जो जजमेंट है, उनका जो फैसला है, वो क्लाइंट की मर्जी या उसके इशारों पर नहीं चलना चाहिए। उन्हें अपना ओपिनियन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी तरह के प्रेशर के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से फॉर्म करना होता है। ओके, तो हमने इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस तो समझ ली, लेकिन आखिर इसको इंश्योर करने की, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है किसकी? यहाँ पर हीरो की एंट्री होती है और वो है एंगेजमेंट पार्टनर। आप उन्हें उस पूरी ऑडिट टीम का गार्डियन या कैप्टन समझ सकते हैं। उनका सबसे क्रिटिकल रोल यही है कि वो मॉनिटर करें कि टीम के सभी लोग इंडिपेंडेंस के रूल्स को ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और एंगेजमेंट पार्टनर की ये ड्यूटी कोई वन टाइम चेकलिस्ट नहीं है कि शुरू में चेक किया और काम खत्म। नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे ऑडिट के दौरान चलता है। उन्हें हमेशा एक डिटेक्टिव की तरह अलर्ट रहना पड़ता है। वो ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं, मतलब टीम के बिहेवियर और काम करने के तरीके को देखते हैं। और वो इंक्वायरी करते हैं, मतलब सही सवाल पूछकर पोटेंशियल इश्यूज को ढूंढते हैं। उनकी तेज नज़र हमेशा इस बात पर रहती है कि टीम का कोई मेंबर अनजाने में भी रूल्स तो नहीं तोड़ रहा। तो ठीक है, पार्टनर अलर्ट है, मॉनिटर कर रहा है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर मॉनिटरिंग की टाइम उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखे जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसे थ्रेट कहते हैं। अब हम यही समझेंगे कि ये थ्रेट्स क्या होते हैं और इन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले ये थ्रेट आखिर है क्या? देखिए, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंस या कोई रिश्ता जिसके वजह से एक ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट, उनकी निष्पक्षता कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो एक ऑडिटर को बायस्ड बना दे या बना सकती है। चलिए इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो आप एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, सोचिए ऑडिट टीम के किसी मेंबर की वाइफ या हस्बैंड क्लाइंट कंपनी की सीएफओ बन जाए। अब यहाँ एक पर्सनल रिलेशनशिप आड़े आ गया जो प्रोफेशनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा, अगर टीम मेंबर क्लाइंट कंपनी से ही एक बड़ा पर्सनल लोन ले ले, इससे वो आर्थिक तौर पर क्लाइंट पर डिपेंडेंट हो गया, है ना? और तीसरा, अगर किसी पार्टनर ने क्लाइंट कंपनी के ही शेयर्स खरीद रखे हैं, अब उनका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़ गया है। ये सभी इंडिपेंडेंस के लिए बिल्कुल क्लियर कट थ्रेट्स हैं। तो जैसे ही इस तरह का कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है, एंगेजमेंट पार्टनर अपनी मर्जी से या अंदाजे से काम नहीं कर सकते। उनके लिए एक प्रॉपर, वेल डिफाइंड ऑफिशियल प्रोसेस बनाया गया है जिसे उन्हें फॉलो करना ही होता है। चलिए इस सिस्टमैटिक 3 स्टेप रेजोल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये पूरा एक्शन ब्लूप्रिंट 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। पार्टनर सबसे पहले अपनी फर्म से उस मैटर से जुड़ी सारी रेलेवेंट जानकारी निकालता है ताकि थ्रेट को ठीक से समझा जा सके। स्टेप नंबर 2, इवैल्यूएट ब्रीचेस। जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो उस थ्रेट की सीरियसनेस को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब ये कितना गंभीर मामला है, क्या ये छोटा मोटा इशू है या एक बड़ा पॉलिसी ब्रीच। और फाइनली स्टेप नंबर 3, टेक एक्शन। इस इवैल्यूएशन के बेसिस पर उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। तो हमने स्टेप 3 में टेक एक्शन की बात की, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? जब पार्टनर ने थ्रेट को इवैल्यूएट कर लिया तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? अब हम उन फाइनल आउटकम्स और उन डिसाइसिव एक्शंस को समझेंगे जो लिए जा सकते हैं। मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है पाथ 1, अप्लाई सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स का मतलब है ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना जिससे वो थ्रेट या तो पूरी तरह खत्म हो जाए या इतना कम हो जाए कि वो एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिस टीम मेंबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसे उस ऑडिट टीम से ही हटा दो, सिंपल। लेकिन अगर थ्रेट इतना बड़ा है कि सेफगार्ड से काम नहीं चलेगा तो आता है दूसरा और बड़ा रास्ता, पाथ 2, विथड्रॉ। इसका मतलब है फर्म को उस ऑडिट एंगेजमेंट से ही पीछे हटना पड़ेगा अगर कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन एक सिचुएशन और है। सोचिए अगर एंगेजमेंट पार्टनर अपनी सारी कोशिशों के बाद भी इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पाता, तब क्या? ऐसे में उनकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो इस पूरे इशू को बिना देरी किए प्रॉम्प्टली फर्म के सीनियर लीडरशिप को रिपोर्ट करें। मैटर को दबाना या छुपाना कोई ऑप्शन नहीं है, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग जरूरी है।
तो चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आखिर में समराइज करते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि इंडिपेंडेंस ऑडिट की नींव है। ये पूरा प्रोसेस जो हमने देखा, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर इवैल्यूएट करके एक्शन लेने तक, ये सब मिलकर एक बहुत ही क्रिटिकल चेक पॉइंट बनता है और इसी चेक पॉइंट पर ऑडिट का गो या नो गो डिसीजन लिया जाता है। याद रखिए, इंडिपेंडेंस चेक करना सिर्फ एक कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट है। इसी से ये डिसाइड होता है कि ऑडिट शुरू किया भी जा सकता है या नहीं। अगर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डिसीजन हमेशा नो गो होगा, मतलब ऑडिट आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर सब ठीक है तभी गो का सिग्नल मिलता है। तो इस पूरे डिस्कशन का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में है: You cannot build a reliable audit opinion on a foundation of compromised independence। मतलब बिल्कुल साफ है, आप एक कमजोर नींव पर कभी भी एक भरोसेमंद इमारत खड़ी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह ऑडिट में इंडिपेंडेंस नॉन नेगोशिएबल है, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं SC 300 यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300। इसका टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर हम दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करने वाले हैं। एक है ऑडिट स्ट्रैटेजी और दूसरा है ऑडिट प्लान। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रूशियल है। सो जब हम ऑडिट प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो इसके बेसिकली दो मेन हिस्से होते हैं। आप कह सकते हैं 2 टियर्स। पहला टियर है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट मान लीजिए। बिल्कुल हाई लेवल, एक बिग पिक्चर व्यू देता है कि पूरा ऑडिट कैसे दिखेगा। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये बिल्कुल एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है, जिसमें हर छोटा बड़ा काम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लिखा होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पर। इसको ना हम ऑडिट प्लानिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हाई लेवल स्टेप मानते हैं। सोच के देखिए, यहीं से, इसी स्टेज से पूरे ऑडिट की नींव यानी फाउंडेशन रखी जाती है। तो आखिर ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी है क्या? चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ये एक हाई लेवल डिजाइन है जो ऑडिट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को सेट करती है: स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। अब इनका मतलब क्या है? स्कोप का मतलब है कि ऑडिट का दायरा कितना बड़ा होगा, हम क्या क्या चेक करेंगे और क्या नहीं। फिर है टाइमिंग, यानी ऑडिट कब शुरू होगा और कब तक कंप्लीट करना है। और आखिर में डायरेक्शन, मतलब कि पूरी ऑडिट टीम को किस दिशा में काम करना है। बेसिकली यही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा डिटेल्ड ऑडिट प्लान तैयार किया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम ये स्ट्रैटेजी बनाते क्यों हैं? इसका मेन पर्पस क्या है? वेल, इसका मेन पर्पस है ऑडिटर की हेल्प करना 4 की क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में। और ये सारे क्वेश्चंस किससे जुड़े हैं? ऑडिट के रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज मतलब आपकी टीम, आपका बजट, आपका टाइम, ये सब। तो चलिए एक एक करके इन चारों क्वेश्चंस को आराम से समझते हैं। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, विच रिसोर्सेज टू डिप्लॉय? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें किस तरह के कितने एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड टीम मेंबर्स को काम पर लगाना है। स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करने में हेल्प करती है। जैसे सोचिए, अगर कोई एरिया हाई रिस्क है तो वहां पर हम जूनियर को नहीं भेजेंगे, राइट? वहां एक अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर जाएगा। या फिर अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, जैसे आईटी सिस्टम्स का ऑडिट या किसी चीज की वैल्यूएशन, तो हम एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्लाइड पर एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसका रेवेन्यू रिकग्निशन काफी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे केस में एक सीनियर ऑडिटर को ही असाइन करना ठीक रहता है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मच रिसोर्सेज टू एलोकेट। ये क्वांटिटी यानी मात्रा से रिलेटेड है, हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए। स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करती है कि इन्वेंट्री काउंट के लिए अलग अलग लोकेशंस पर कितने टीम मेंबर्स भेजने हैं, या हाई रिस्क एरियाज के लिए ऑडिट बजट कितने घंटों का, कितने मैन आवर्स का होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, अगर एक कंपनी के 10 वेयरहाउसेज हैं तो ये स्ट्रैटेजी ही डिसाइड करेगी कि हमारी ऑडिट टीम 3 वेयरहाउसेज पर जाएगी, 5 पर जाएगी, या सभी 10 वेयरहाउसेज पर जाकर स्टॉक ऑडिट करेगी। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, व्हेन टू डिप्लॉय रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कब इस्तेमाल करना है। स्ट्रैटेजी हमारे ऑडिट वर्क की टाइमिंग को स्केड्यूल करती है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो इंटर्म स्टेज पर ही कर लिए जाते हैं, यानी साल के बीच में, और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो की कट ऑफ डेट्स जैसे कि ईयर एंड पर ही हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को हम सितंबर में यानी इंटरम पीरियड में चेक कर सकते हैं, लेकिन ईयर एंड बैंक बैलेंसेस वो तो 31 मार्च के बाद ही वेरीफाई हो सकते हैं, राइट? और अब आखिरी चौथा क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, मतलब टीम को डायरेक्ट कैसे करना है, उन्हें सुपरवाइज कैसे करना है और उनके काम को रिव्यू कैसे करना है।
स्ट्रैटेजी इन सब चीज़ों का प्लान बनाती है। टीम की ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग मीटिंग्स का शेड्यूल क्या होगा, एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर कब और कैसे रिव्यू करेंगे, ऑन साइट आकर या ऑफ साइट से, ये सब स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। इससे ये इंश्योर होता है कि पूरे ऑडिट प्रोसेस में क्वालिटी बनी रहे। ठीक है, तो अभी तक हमने ब्लूप्रिंट को तो अच्छे से समझ लिया, यानी हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट एक्चुअल बिल्डिंग प्रोसेस को, मतलब हमारे डिटेल्ड ऑडिट प्लान को कैसे गाइड करता है। हमेशा याद रखें, स्ट्रैटेजी से ही प्लान बनता है, पहले स्ट्रैटेजी फिर प्लान। तो आखिर ये डिटेल्ड ऑडिट प्लान है क्या? जैसा हमने पहले कहा, ये ऑडिट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, बिल्कुल डिटेल्ड। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि एंगेजमेंट टीम को कौन से स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, और ये हर प्रोसीजर के बारे में 3 चीज़ें बताता है: नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, जिसे हम शॉर्ट में NTA कहते हैं। अब इनका मतलब क्या है? नेचर मतलब प्रोसीजर क्या है, क्या करना है। टाइमिंग मतलब कब करना है। और एक्सटेंट मतलब कितना करना है, कितना सैम्पल साइज लेना है फॉर एग्जाम्पल। और ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकें। ये जो कोट है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का बेस्ट तरीका है। द स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। इट लेज द ट्रैक्स ऑन विच द ऑडिट ट्रेन विल रन। मतलब स्ट्रैटेजी क्या करती है, वो रेलवे ट्रैक्स बिछाने का काम करती है, और जो हमारा डिटेल प्लान है वो उस ट्रैक पर चलने वाली ऑडिट ट्रेन है। सिंपल सी बात है, अगर ट्रैक्स ही आड़े टीड़े होंगे या गलत दिशा में होंगे तो ट्रेन कभी भी अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट? बिल्कुल वही रिश्ता स्ट्रैटेजी और प्लान का है। ओके, तो अब टाइम है एक क्विक समरी का। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। अगली स्लाइड में आपको स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं वो एक टेबल में मिलेंगे। एग्जाम रिवीजन के लिए ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। चलिए इस टेबल को एक एक करके गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एनालॉजी। हमने देखा कि स्ट्रैटेजी एक आर्किटेक्ट की ब्लूप्रिंट जैसी है, जबकि प्लान एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है। क्लियर है? नेक्स्ट, फोकस। स्ट्रैटेजी का फोकस होता है बड़ी चीज़ों पर, डायरेक्शन और हाई लेवल अप्रोच। वहीं दूसरी तरफ प्लान का फोकस होता है एग्जीक्यूशन पर, काम कैसे करना है, यानी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स पर। थर्ड पॉइंट, लेवल। स्ट्रैटेजी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाई लेवल और जनरल होती है, लेकिन प्लान वो बहुत ही डिटेल्ड और ग्रैन्युलर होता है, हर छोटी डिटेल उसमें होती है। और लास्ट में है कंटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी सेट करती है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, जबकि प्लान सेट करता है नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, यानी NTE ऑफ प्रोसीजर्स। तो अगर आसान शब्दों में इसको कंक्लूड करें तो स्ट्रैटेजी व्हाट और वाई के क्वेश्चंस का आंसर है और प्लान हाउ का आंसर है। सिंपल। Now let's discuss about the factors in establishing audit strategy, जिसमें सबसे important है scope. You know, जब एक auditor overall audit strategy बनाता है, तो सबसे पहला और सबसे foundational factor होता है engagement के scope को ठीक से define करना। अगर scope ही clear नहीं है ना, तो पूरी strategy गलत direction में जा सकती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इस टॉपिक को 5 सिंपल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट स्कोप, फिर फ्रेमवर्क और बिजनेस नेचर जैसे कोर फैक्टर्स, उसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, फिर लॉजिस्टिक्स और IT जैसे प्रैक्टिकल फैक्टर्स, और आखिर एक क्लियर स्कोप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट इज ऑडिट स्कोप। ये समझना किसी भी ऑडिटर के लिए ऑडिट प्लान बनाने का सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। आप इसे पूरे ऑडिट का फाउंडेशन या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। तो ऑडिट स्कोप आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये ऑडिट का दायरा या बाउंड्री है। ये डिसाइड करता है कि ऑडिटर को कितना काम करना है, कौन सी चीज़ें चेक करनी है और इम्पॉर्टेंटली कौन सी चीज़ें उसके काम का हिस्सा नहीं है। बेसिकली इससे ऑडिट के लिए एकदम क्लियर कट बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं। अब देखिए, ये जो सिंपल सा सवाल है ना, यही पूरे स्कोप को डिफाइन कर देता है। हर ऑडिटर को काम शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, इस पर्टिकुलर ऑडिट जॉब की एक्चुअल बाउंड्रीज और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसी एक सवाल का जवाब ऑडिट के स्कोप को आगे शेप देता है। चलिए अब हम अपने सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखेंगे जो स्कोप को डिफाइन करते हैं। पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और दूसरा है बिजनेस का नेचर। ये ऑडिट स्ट्रैटेजी के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सो पे क्लोज अटेंशन। पहला फैक्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
ये बेसिकली एक रूल बुक की तरह है जिसके हिसाब से कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। तो ऑडिटर के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है। कुछ कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं जैसे इंड आईएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंडिया में कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए कंपलसरी हैं। दूसरा है आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है और 140 से ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ होता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी हमेशा कंपनी के चुने हुए फ्रेमवर्क के रूल्स के साथ ही अलाइन होनी चाहिए। आपके एग्जाम के लिए ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल कंपैरिजन काफ़ी काम आ सकता है। इंड AS जो है वो IFRS पर ही बेस्ड है, लेकिन उसमें इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ ज़रूरी चेंजेस या कार्व आउट्स किए गए हैं, जबकि IFRS एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिससे अलग अलग देशों की कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। चलिए अब दूसरे फैक्टर पर आते हैं, जो है नेचर ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स। देखिए, हर इंडस्ट्री अलग होती है और उसके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के तरीके भी अलग होते हैं। इसलिए ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस के हर सेगमेंट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ऑडिटर को स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑडिटर का फोकस इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर होगा। लेकिन अगर कंपनी रियल एस्टेट की है तो फोकस रेवेन्यू रिकॉग्निशन और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जैसे एरियाज पर शिफ्ट हो जाएगा। और सोचिए, अगर कोई आईटी सर्विस कंपनी है तो उनका फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू और एम्प्लॉय कॉस्ट जैसे आइटम्स पर होगा। इसलिए ऑडिट स्कोप में हर सेगमेंट की इन बारीकियों को इंक्लूड करना मस्ट है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। देखिए, कुछ कंपनीज के लिए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, इसलिए उनका स्कोप स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग से काफ़ी आगे जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग या इंश्योरेंस स्पेशल गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। ये रेगुलेटर्स एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलीकॉम कंपनी को ट्राई को रिपोर्ट करना होता है, एक बैंक को आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI की गाइडलाइंस। इसलिए ऑडिटर के स्कोप को एक्सपैंड करना पड़ता है ताकि इन स्पेशल कंप्लायंस चेक्स को भी कवर किया जा सके। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल और टेक्निकल फैक्टर्स देखेंगे, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, पिछले साल का ऑडिट एविडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। पहला, यूज ऑफ प्रायर ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को देखना होता है कि क्या वो पिछले साल के ऑडिट एविडेंस पर भरोसा कर सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स चेंज नहीं हुए हैं तो पिछले साल की टेस्टिंग इस साल का काम कम कर सकती है। दूसरा है नंबर ऑफ लोकेशंस। अगर कंपनी की पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं तो स्कोप में मटीरियलिटी के बेसिस पर डिसाइड करना होगा कि कितनी ब्रांचेस विजिट की जाएंगी। और तीसरा, आईटी का इफेक्ट। क्लाइंट का सिस्टम कितना ऑटोमेटेड है, क्या वो सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एक कॉम्प्लेक्स ERP। इससे डिसाइड होगा कि आईटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं। सो जब आईटी की बात आती है, ऑडिटर एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। स्टेप 1, क्लाइंट के आईटी सिस्टम को समझना। स्टेप 2, उस सिस्टम से जुड़े रिस्क्स को असेस करना। और स्टेप 3, उसके बेसिस पर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करना। इसमें आईटी ऑडिट स्पेशलिस्ट्स को इन्वॉल्व करना और कैट्स जैसे स्पेशल टूल्स यूज करना भी शामिल हो सकता है। कैट्स यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे लाखों ट्रांजैक्शंस में से डुप्लीकेट पेमेंट्स ढूंढना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम समझेंगे कि इतनी मेहनत करके ऑडिट स्कोप को साफ साफ डिफाइन करना इतना जरूरी क्यों है। ये फाइनल ब्लूप्रिंट की तरह है जिसके बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। स्कोप को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है, ड्रॉइंग अ सर्कल अराउंड द एंगेजमेंट। मतलब आप अपने ऑडिट के काम के चारों तरफ एक सर्कल बना रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कौन सी चीजें सर्कल के अंदर यानी ऑडिट में इंक्लूडेड हैं और कौन सी चीजें सर्कल के बाहर हैं यानी एक्सक्लूडेड। तो आखिर में एक क्लियर स्कोप 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। पहला, ये स्कोप क्रीप को रोकता है। स्कोप क्रीप का मतलब है ऑडिट का काम जरूरत से ज्यादा फैल जाना, जिससे टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इससे बचने का एक अच्छा टिप है कि हमेशा एंगेजमेंट लेटर को रेफर करें। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि कंपनी की सारी जरूरी रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो लीगल हो, रेगुलेटरी हो या फ्रेमवर्क से जुड़ी हो, पूरी हो रही हैं। इससे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस होने का रिस्क नहीं रहता, जिससे ऑडिटर और क्लाइंट दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का सेकंड पार्ट, टाइमिंग एंड रिपोर्टिंग। देखिए, पिछले पार्ट में हमने ऑडिट का स्कोप तो डिफाइन कर लिया था, राइट? तो अब जब स्कोप सेट हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब हम समझेंगे कि एक ऑडिटर उस स्कोप के आसपास टाइमिंग, डेडलाइंस और कम्युनिकेशन की प्लानिंग आखिर करता कैसे है। ये आप समझ लीजिए वो स्टेज है जहां स्ट्रेटजी एक एक्चुअल रियल प्लान में कन्वर्ट होती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन एरियाज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेडलाइंस, यानी क्या डिलीवर करना है और कब करना है। फिर आएगा स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, जिसमें हम शेड्यूलिंग पर फोकस करेंगे। उसके बाद हम द कम्युनिकेशन ब्लूप्रिंट को समझेंगे कि आखिर इंफॉर्मेशन का फ्लो मैनेज कैसे होता है। और लास्ट में इन सबको समरी में जोड़कर एक स्मूथ ऑडिट का फॉर्मूला बनाएंगे। सिंपल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेडलाइंस। देखिए, कोई भी ऑडिट वर्क शुरू करने से पहले ना एक ऑडिटर के पास 2 बेसिक सवालों का जवाब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला, क्लाइंट को आखिर देना क्या है, और दूसरा, कब तक देना है। बस इन्हीं 2 जवाबों पर पूरे ऑडिट प्लान की फाउंडेशन, उसकी नींव रखी जाती है। तो सवाल उठता है कि ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आखिर है क्या चीज। बहुत सिंपल है, ये उन सभी रिपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस की एक पूरी लिस्ट है जो एक ऑडिटर को, क्लाइंट को या फिर किसी और पार्टी को देनी होती है। और हाँ, हर चीज की अपनी एक डेडलाइन होती है। देखिए, ये सिर्फ फाइनल ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटर्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस भी हो सकते हैं, या फिर सेबी और आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स के लिए कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, ऑडिटर्स के पास ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक होती है जिसे कहते हैं प्लानिंग बाय वर्किंग बैकवर्ड्स। मतलब प्लानिंग पहले दिन से नहीं बल्कि फाइनल डेडलाइन से उल्टा शुरू होती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम 30 सितंबर को है, तो रूल के हिसाब से फाइनल साइंड ऑडिट रिपोर्ट उससे पहले रेडी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब इस डेडलाइन को मीट करने के लिए उससे पहले मैनेजमेंट के साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, और उससे भी पहले सारा इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क, ऑन साइट काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखा आपने, हम एंड गोल से शुरू करते हैं और पीछे आते आते पहले दिन तक का एक लॉजिकल और अचीवेबल शेड्यूल बना लेते हैं। इससे होता क्या है, जो लास्ट मिनट की भागम भाग है ना, वो अवॉइड हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 पर, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग एंड की मीटिंग्स। देखिए, एक बार डेडलाइंस तो लॉक हो गई, अब अगला चैलेंज क्या है? काम को स्मार्ट तरीके से शेड्यूल करना। और ये सिर्फ कैलेंडर में डेट्स मार्क करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में की मीटिंग्स और बाकी इंटरैक्शंस को स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है, ताकि पूरा ऑडिट प्रोसेस एकदम स्मूथली चलता रहे। तो ऑडिट टाइमिंग की प्लानिंग में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, मैनेजमेंट से डिस्कस करो और एक्सपेक्टेशन सेट कर लो, दोनों साइड्स क्लियर होने चाहिए। स्टेप 2, ऑन साइट विजिट्स और ऑडिट पीरियड्स के लिए पक्की डेट्स, कॉन्क्रीट टाइमलाइंस पर अग्री करो। स्टेप 3, और सुनिए, ये सबसे क्रिटिकल है, अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। सोच के देखिए, आप ऑडिट साइट पर पहुंचे और पता चला कि सीएफओ तो छुट्टी पर है या सर्वर रूम का एक्सेस ही नहीं मिल रहा। क्या होगा? पूरा दिन बर्बाद, पूरा शेड्यूल हिल जाएगा। इसीलिए पहले से ही कंफर्म करना बहुत जरूरी है। और फाइनली, इन सभी अग्रीमेंट्स के बेसिस पर एक डिटेल्ड ऑडिट शेड्यूल बनाया जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैनेजमेंट से शुरू में ही इतनी बातचीत करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रीजन सिंपल है। इससे शुरू से ही ऑडिटर और क्लाइंट दोनों एक ही पेज पर रहते हैं। इससे आगे जाकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और मैनेजमेंट को भी टाइम मिल जाता है सारे जरूरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और स्टाफ को रेडी करने का। तो ये एक छोटा सा प्रोएक्टिव स्टेप है जो पूरे ऑडिट प्रोसेस को आगे जाकर बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट बना देता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द कम्युनिकेशन ब्लूप्रिंट। देखिए, एक अच्छी ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ काम की प्लानिंग करना नहीं है, ये कॉन्वर्सेशंस की प्लानिंग करना भी है। ये एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो पहले से ही बता देता है कि किससे बात करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो इस ब्लूप्रिंट का जो पहला पार्ट है वो मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स के साथ कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। इसमें क्या होता है, ऑडिटर और मैनेजमेंट आपस में एग्री करते हैं कि भाई कौन कौन से रिपोर्ट्स इशू होंगे और उनके ड्राफ्ट और फाइनल वर्जन्स की डेडलाइंस क्या क्या होंगी। इसके साथ ही रेगुलर स्टेटस अपडेट्स का भी एक शेड्यूल बनता है, जैसे कि हर हफ्ते कॉल होगी या हर महीने मीटिंग होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैनेजमेंट को हमेशा ऑडिट की प्रोग्रेस का पता रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट मोमेंट पर कोई सरप्राइजेस नहीं मिलते। अब देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ क्लाइंट के साथ ही नहीं, ऑडिट टीम के अंदर भी उतनी ही जरूरी है। इनफैक्ट ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। सोचिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी में टीम मीटिंग्स पहले से ही स्केड्यूल्ड होती हैं। क्यों? ताकि प्रोग्रेस डिस्कस हो सके और अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसे सॉल्व किया जा सके। ये भी प्लान होता है कि सीनियर मेंबर्स जूनियर स्टाफ का काम कब रिव्यू करेंगे, ये बहुत जरूरी है।
इमेजिन कीजिए, अगर किसी जूनियर को कोई इशू मिलता है और वो टाइम पर रिपोर्ट नहीं करता, तो वो छोटा सा इशू आगे जाकर एक बड़ा मिसस्टेटमेंट बन सकता है। तो टाइमली रिव्यू ऐसी प्रॉब्लम्स को होने से रोकता है। और हाँ, कम्युनिकेशन प्लान सिर्फ क्लाइंट और टीम तक ही लिमिटेड नहीं रहता, इसको थर्ड पार्टीज तक भी एक्सटेंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी कंपनी का पहला ऑडिट कर रहे हैं तो पिछले ऑडिटर से यानी प्रेडिसेसर ऑडिटर से बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कंपनी की हिस्ट्री समझ में आती है। या फिर हो सकता है आपको कंपनी के लॉयर से उनके लीगल केसेस के बारे में डिस्कस करना पड़े कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर ऑडिट में IT ऑडिटर्स या वैल्यूअर्स जैसे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन का प्लान भी इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, समरी। यहां हमने अब तक जो भी डिस्कस किया, टाइमिंग, रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन, उन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि ये सब चीजें मिलकर एक सक्सेसफुल ऑडिट की फाउंडेशन कैसे तैयार करती हैं। ये कोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पूरे डिस्कशन का एसेंस, उसका सार बहुत अच्छे से बताता है। स्ट्रैटेजी का ये जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है ना, जिसमें हम टाइमिंग और कम्युनिकेशन को आगे से प्लान करते हैं, यही वो चीज़ है जो ऑडिट को आखिरी वक्त की भागादौड़ी और खियोस बनने से रोक लेती है। सिंपल सी बात है, जब हर चीज़ पहले से प्लान्ड हो तो काम शांति से और सिस्टमैटिकली पूरा होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का फाइनल टेकअवे क्या निकलता है? देखिए, एक सक्सेसफुल ऑडिट की जो की है, जो चाबी है, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें टाइमिंग, रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन शुरू से ही एकदम क्लियर हो। जब ऐसा होता है तो ऑडिटर का काम क्लाइंट की ज़रूरतों से अलाइन हो जाता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो एफिशिएंट रहता है और लास्ट मिनट का केओस वो अवॉइड हो जाता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी का मतलब है एक एफिशिएंट ऑडिट और साथ ही नो सरप्राइजेस। Now let's discuss about SA 300 यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300। इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करते वक्त ऑडिटर को कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। ये टॉपिक ऑडिट प्लानिंग का एकदम फाउंडेशन है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इस डिस्कशन को इन 5 लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं अ बिग पिक्चर व्यू से कि आखिर ऑडिट स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो हमारा पहला सेक्शन है ऑडिट स्ट्रैटेजी, द बिग पिक्चर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑडिटर को एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव समझें, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये उस डिटेक्टिव का मास्टर प्लान है जिसके बेसिस पर वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन यानी ऑडिट को डायरेक्शन देता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी? बेसिकली ये ऑडिटर का एक ब्लूप्रिंट है, एक मास्टर प्लान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पूरी ऑडिट टीम काम कर रही है उनके सारे एफर्ट्स उन मैटर्स पर कॉन्सेंट्रेट हों जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट है। इसका गोल सब कुछ चेक करना बिल्कुल नहीं है। इसका गोल है ऑडिट को एकदम फोकस्ड, शार्प और हाईली एफिशिएंट बनाना। ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर है, इसका दिल है। एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह ऑडिटर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है, वेयर आर द बिग रिस्क्स, वेयर इज द मनी। मतलब सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस कहाँ हैं और सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रहे हैं। पूरी की पूरी ऑडिट स्ट्रैटेजी इन्हीं 2 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बनाई जाती है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जिसका रेवेन्यू तो करोड़ों में है, पर उसके पास फिक्स्ड एसेट्स के नाम पर सिर्फ कुछ लैपटॉप्स और फर्नीचर हैं। अब ऐसे केस में एक स्मार्ट ऑडिटर की स्ट्रैटेजी डेप्रिसिएशन चेक करने पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। इंस्टेड सारा का सारा फोकस रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा रिस्क एरिया है। यही कहलाता है ऑडिट रिसोर्सेज का इंटेलिजेंट एलोकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। अगर हम अपनी डिटेक्टिव एनालॉजी को कंटिन्यू करें तो ये स्टेप बिल्कुल वैसा है जैसे एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले अपने मेन सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाता है। तो यहाँ ऑडिटर का सबसे पहला काम क्या होता है? वो ऑडिट के शुरुआती फेज में ही यानी प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है जो मटीरियल हैं, जैसे कि मटीरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कौन से अकाउंट बैलेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन से डिस्क्लोजर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिकली ये वो एरियाज हैं जहां गलती या फ्रॉड का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो सकता है। इन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में से एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक कंपनी में रोज कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये छोटा सा फैक्टर ऑडिटर के पूरे ऑडिट अप्रोच को, उसके टेस्टिंग के तरीके को फंडामेंटली बदल सकता है। ये स्लाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन को एक्सप्लेन करती है।
देखिए, अगर एक कंपनी में हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, जैसे एक बैंक, अ बिग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या टेलीकॉम कंपनी, जहां रोज लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां एक एक वाउचर को चेक करना, जिसे हम सब्सटैंटिव अप्रोच कहते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो वहां ऑडिटर क्या करता है? वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो उससे निकले रिजल्ट्स भी ठीक होंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जहां लो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो साल में सिर्फ 10 बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, वहां हर एक ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली चेक करना, यानी सब्सटैंटिव चेकिंग, ज्यादा प्रैक्टिकल और एफिशिएंट होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। एक अच्छा डिटेक्टिव सिर्फ क्राइम सीन पर ही ध्यान नहीं देता, वो बाहर से भी लीड्स फॉलो करता है। बिल्कुल वैसे ही एक स्मार्ट ऑडिटर सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं देखता, वो बाहर की दुनिया में हो रहे चेंजेस यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स पर भी पूरी नजर रखता है। इसमें 3 तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। पहला, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने उस पूरे सेक्टर के लिए कोई नया टैक्स कंप्लायंस रूल लागू कर दिया, जैसे जीएसटी में कोई चेंज। दूसरा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेंजेस। मान लीजिए कंपनी ने कोई नया कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है, जैसे इंड AS 115 ऑन रेवेन्यू, जिसमें रेवेन्यू कब बुक करना है उसके रूल्स बदल जाते हैं। और तीसरा है लीगल एनवायरनमेंट चेंजेस, जैसे कंपनी पर कोई बड़ा केस चल रहा हो या कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन हुआ हो। इन सभी केसेस में ऑडिटर को अपनी स्ट्रैटेजी को इन चेंजेस के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। अब हम अपने चौथे सेक्शन में देखेंगे कि ऑडिटर्स अपनी पास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह है जो पुराने कोल्ड केसेस को रिव्यू करता है ताकि नए केस में कोई क्लू मिल सके। पास्ट नॉलेज एक बहुत बड़ा एसेट है। इसका सबसे कॉमन सोर्स है रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर पिछले साल के ऑडिट में ये पता चला था कि कंपनी के गोडाउन में इन्वेंट्री को मैनेज करने के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत वीक हैं, तो इस साल ऑडिटर आंख बंद करके उन कंट्रोल्स पर भरोसा नहीं करेगा। इस साल की ऑडिट स्ट्रैटेजी में पहले से ही प्लान किया जाएगा कि हमें एक्सटेंसिव फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, यानी ज्यादा डिटेल में जाके स्टॉक काउंट करना है। दिस इज अ रिस्क फोकस्ड अप्रोच। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज फ्रॉम अदर एंगेजमेंट्स। अक्सर ऐसा होता है कि जो फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है वो उसी क्लाइंट का टैक्स ऑडिट या इंटरनल ऑडिट भी हैंडल कर रही होती है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ऑडिट करते वक्त अगर ऑडिटर को कुछ टैक्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का पता चला है, तो वो उस इंसाइट को, उस नॉलेज को अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनाने में यूज कर सकता है। इससे एक 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू मिलता है और ऑडिट स्ट्रैटेजी ज्यादा इंटेलिजेंट बनती है। और अब हम आते हैं अपने फाइनल और शायद सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, द ऑडिटर्स क्रिटिकल माइंडसेट। सारे प्लान, सारे स्ट्रैटेजीज बेकार हैं अगर ऑडिटर का माइंडसेट ठीक ना हो। ये डिटेक्टिव के इंस्टिंक्ट्स जैसा है, उसकी सूझबूझ, जो एक सक्सेसफुल ऑडिट के लिए सबसे जरूरी है। इस माइंडसेट के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आसान शब्दों में इसका मतलब है हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना, सवाल पूछने की आदत। क्लाइंट ने जो कहा उसे मान नहीं लेना, बल्कि उसे क्रिटिकली असेस करना। इसका मतलब है हमेशा अलर्ट रहना उन कंडीशंस के लिए जो इशारा करती हैं कि कहीं कोई मिसस्टेटमेंट हो सकता है, चाहे वो गलती से हुई एरर हो या जानबूझकर किया गया फ्रॉड हो। और ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ एक कागज का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू पूरी ऑडिट टीम के लिए एक टोन सेट करता है। वो टीम को बताता है कि हमारा माइंडसेट क्वेश्चनिंग होना चाहिए। स्ट्रैटेजी पूरी टीम में एक कल्चर ऑफ स्केप्टिसिज्म डालती है कि हमें क्लाइंट की हर बात को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे चैलेंज करना है। और आखिर में ये कोट इस पूरी डिस्कशन की कोर फिलॉसफी को, इसकी सार को परफेक्टली कैप्चर करता है। वी आर हियर टू वेरीफाई, नॉट जस्ट टू एक्सेप्ट। एक ऑडिटर का काम सिर्फ क्लाइंट के दिए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें वेरीफाई करना है। ये लाइन एक प्रोफेशनल ऑडिटर और एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी पहचान है। इट इज द गोल्डन रूल ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, डेवलपिंग द ऑडिट प्लान, जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी SA 300 के अंडर कवर होता है। हमने पिछले एक्सप्लेनर में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात की थी, राइट? तो आज हम प्लानिंग के आगे के स्टेप यानी उसके डिटेल्ड लेवल पर फोकस करेंगे। सो आखिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और डिटेल्ड ऑडिट प्लान में फर्क क्या है? इसको समझने का बेस्ट तरीका है एक ट्रैवल एनालॉजी। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है।
आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होगी कि भाई हम कार से जाएंगे, नेशनल हाईवे लेंगे और 2 दिन में पहुंचेंगे। ये हो गया एक बड़ा रोड मैप, अ बिग पिक्चर। लेकिन जो डिटेल्ड ऑडिट प्लान है ना, वो बिल्कुल आपके फोन के गूगल मैप जैसा है। वो आपको टर्न बाय टर्न बताता है, अब 200 मीटर से लेफ्ट लो, आगे टोल आने वाला है, यहां पर ट्रैफिक है, रूट चेंज करो। समझ गए? स्ट्रैटेजी हाई लेवल डायरेक्शन देती है, जबकि प्लान एकदम डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। अच्छा, तो SA300 के हिसाब से एक डिटेल ऑडिट प्लान में 3 तरह के प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करना कंपल्सरी है। ये 3 प्रोसीजर्स इस प्लान की नींव है, इसका फाउंडेशन है। आप इन्हें 3 मेन पिलर्स ऑफ द ऑडिट प्लान भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं ये पिलर्स हैं क्या। तो ये है वो 3 पिलर्स। सबसे पहला प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके बाद दूसरा प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और फाइनली तीसरा अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। जब आप इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, तब जाकर एक सॉलिड कंप्लीट ऑडिट प्लान तैयार होता है। चलिए अब एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। पहला पिलर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इस स्टेज पर ऑडिटर एक डिटेक्टिव, एक जासूस की तरह काम करता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाइंट के बिजनेस को, उसके एनवायरनमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से समझना। पर क्यों? ताकि वो ये पता लगा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट यानी कोई बड़ी गलती होने का रिस्क सबसे ज्यादा कहां हो सकता है। इसके लिए ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है, फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है और कंपनी में जाके ऑब्जर्व करता है कि काम कैसे हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है। ये सारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ रिस्क को पहचानने के लिए है। ओके, अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। देखिए, पहले स्टेप में हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। अब उन रिस्क्स को एड्रेस करने का टाइम है। ये वो फेज है जहां पर एक्चुअल एविडेंस गैदरिंग का काम होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला, टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल्स। यहां ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी ने जो इंटरनल सिस्टम्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस अप्रूवल का प्रोसेस, वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं। और दूसरा पार्ट है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। इसमें ऑडिटर सीधा नंबर्स की जांच करता है, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, अकाउंट बैलेंसेस को चेक करना। बेसिकली ये ऑडिट का कोर चेकिंग वाला पार्ट है। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, असर्शन लेवल। जब हम कहते हैं कि प्रोसीजर्स असर्शन लेवल पर होते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, असर्शंस मैनेजमेंट के वो दावे हैं, वो क्लेम्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर नंबर के पीछे छुपे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी कहती है कि उसने 10 करोड़ की सेल्स की है, तो इसके पीछे 3 असर्शंस हैं। पहला, कि ये सारी सेल्स सच में हुई हैं, फेक नहीं है, अकरेंस। दूसरा, कि जितनी भी सेल्स हुई हैं वो सब रिकॉर्ड हो गई हैं, कुछ छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस। और तीसरा, कि सेल्स का जो अमाउंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यूएशन। तो ऑडिट प्लान इन्हीं छोटे छोटे दावों को, इन्हीं असर्शंस को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। और हमारा फाइनल पिलर है अदर प्लान्ड प्रोसीजर्स। आप इसे कैच ऑल कैटेगरी समझ सकते हैं। इसमें वो सारे ज़रूरी प्रोसीजर्स आते हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज़रूरी तो हैं, लेकिन पहले 2 पिलर्स में फिट नहीं होते। जैसे कि ये चेक करना कि कंपनी सभी लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से वेरीफाई करना, यानी कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के बीच जो डील्स हो रही हैं उन्हें चेक करना। ये पिलर बेसिकली ऑडिट की कंप्लीटनेस और कंप्लायंस को इंश्योर करता है। चलिए अब आते हैं ऑडिट प्लानिंग के सबसे फंडामेंटल रूल पर। कोई भी प्लान, कोई भी प्रोसीजर बनाने से पहले एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है क्लाइंट के बिजनेस की गहरी समझ। इसके बिना एक प्रॉपर ऑडिट स्टार्ट भी नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये ऑडिटिंग का गोल्डन रूल है। इसे हमेशा याद रखिएगा। सोच कर देखिए, आप उस चीज का ऑडिट कैसे कर सकते हैं जिसे आप ठीक से समझते ही नहीं। अगर आपको बिजनेस मॉडल ही नहीं पता, तो आप रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और अगर आपको रिस्क ही नहीं पता, तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स क्या प्लान करेंगे? इसीलिए हर चीज की शुरुआत क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज से ही होती है। इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। अगर आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोन्स कैसे देते हैं, एनपीएस क्या होते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर आप एक टेक स्टार्टअप का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको उनका सॉफ्टवेयर रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल समझना पड़ेगा। और अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको उनका पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन का सिस्टम आना चाहिए। हर इंडस्ट्री का रिस्क अलग होता है, और उसे समझने के लिए बिजनेस की नॉलेज होना मस्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, ऑडिट प्लान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो बस वही फाइनल हो गया। नो, ऑडिट प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये जिंदा है। ये ऑडिट के प्रोसेस के साथ साथ इवॉल्व होता है, अडाप्ट होता है और बेहतर होता जाता है।
ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, ये इस पूरे प्रोसेस को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। देखिए, स्टेप 1 में आप इनिशियल रिस्क असेसमेंट करते हैं। स्टेप 2 में उस रिस्क के बेसिस पर आगे के प्रोसीजर्स प्लान करते हैं। फिर स्टेप 3 में आप उन प्रोसीजर्स को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नए एविडेंस मिलते हैं, और बस स्टेप 4 में उस नई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप अपने प्लान को अपडेट और रिवाइज करते हैं। और ये साइकिल ऑडिट के एंड तक चलता रहता है। इसका एक सॉलिड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, इन्वेंट्री ऑडिट का। मान लीजिए आपने रिस्क असेसमेंट किया और पाया कि कंपनी के इन्वेंट्री कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आपकी इनिशियल ऑडिट प्लान में होगा कि आओ एक छोटा सा सैंपल फिजिकली चेक कर लेते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर असेसमेंट में पता चलता है कि कंट्रोल्स तो बहुत वीक हैं, स्टॉक आसानी से चोरी हो सकता है, तो आपको इमीडिएटली अपना प्लान अपडेट करना पड़ेगा। अब आपको एक बड़ा सैंपल फिजिकली चेक करना होगा और ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग करनी होगी। देखा, जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आई, प्लान बदल गया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट समराइज करते हैं। एक अच्छे इफेक्टिव ऑडिट प्लान की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर जरूर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो की टेकअवेज क्या है? एक अच्छा ऑडिट प्लान हमेशा ओवरऑल स्ट्रेटजी से ज़्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक होता है। यह हमेशा ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट पर बेस्ड होता है। प्लान स्ट्रेटजी से लिंक होना चाहिए। यह डायनामिक और फ्लेक्सिबल होता है। यह इंश्योर करता है कि सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑडिट टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या काम करना है, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, कब करना है, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स, और कितना करना है, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। बस यही है एक परफेक्ट ऑडिट प्लान का ब्लूप्रिंट। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान। ये ऑडिटिंग का एक बहुत ही कोर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनके आपस के रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफाइन करें। ओके, तो सीधा इसमें डाइव करते हैं। इस स्लाइड को देखिए। लेफ्ट साइड पर जहां आपको एक कंपास का आइकन दिख रहा है, वो है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। एक कंपास की तरह ही ये हमें ऑडिट की ओवरऑल दिशा यानी डायरेक्शन बताती है, मतलब व्हाट करना है एंड व्हाई करना है। और राइट साइड पर चेकलिस्ट के आइकन के साथ है डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है, अ डिटेल्ड रोड मैप, यानी हाउ, व्हेन एंड हु। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट करती है। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई एक रोड ट्रिप करनी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम कार से जाएंगे, मेन हाईवे लेंगे और इस जर्नी के लिए 3 दिन का टाइम रखेंगे। यह है आपकी स्ट्रैटेजी, एक हाई लेवल बिग पिक्चर व्यू। बिल्कुल ऐसे ही एक ऑडिट स्ट्रैटेजी भी आपको ऑडिट का बड़ा पिक्चर दिखाती है। अब आते हैं डिटेल्ड ऑडिट प्लान पर। उसी रोड ट्रिप के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आपका प्लान होगा एक डिटेल्ड आइटिनरी, जैसे कि पहली रात किस शहर में रुकेंगे, कौन सा होटल बुक करना है, लंच और डिनर के लिए कहाँ स्टॉप करना है, कार में पेट्रोल कहाँ से डलवाना है। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट करता है। प्लान में स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, जो एंगेजमेंट टीम को परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना होता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी और प्लान के रिलेशनशिप को लेकर एक कॉमन गलती करते हैं, एक आम मिसकंसेप्शन रखते हैं। आज उसे बिल्कुल ठीक करना है। देखिए, लोग अक्सर सोचते हैं, जैसे यहाँ रेड एक्स से दिखाया गया है, कि ये एक वन वे स्ट्रीट है, कि पहले आप पूरी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाकर ख़त्म करोगे और उसके बाद ही आप ऑडिट प्लान बनाना शुरू करोगे। लेकिन असल में, जैसा ग्रीन चेक मार्क दिखा रहा है, ये एक डायनामिक 2 वे प्रोसेस है। स्ट्रैटेजी और प्लान आपस में अलग नहीं, बल्कि गहराई से क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। और इस स्लाइड पर फोकस कीजिए। ये डबल हेडेड एरो सब कुछ कह देता है। ये इनके डायनामिक रिलेशनशिप को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करती है। स्ट्रैटेजी प्लान को गाइड करती है, बिल्कुल, लेकिन प्लान बनाते वक्त मिली नई इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई भी कर सकती है। एक में चेंज दूसरे में चेंज ला सकता है। ये एक जिंदा ब्रीदिंग प्रोसेस है, कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं। तो इंटर रिलेटेड होने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी और प्लान को बनाना कोई सेपरेट या 1 बाय 1 प्रोसेस नहीं है। वापस अपने रोड ट्रिप एग्जाम्पल पर चलते हैं। सोचिए आप डिटेल्ड प्लान बना रहे थे और आपको पता चला कि आपके मेन हाईवे पर आगे एक बड़ा रोड ब्लॉक है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो अब आपकी स्ट्रैटेजी यानी मेन रूट चेंज होगी
और जैसी स्ट्रैटेजी बदली, आपका पूरा प्लान, होटल बुकिंग्स, नाइट स्टॉप्स, सब कुछ बदल जाएगा। यही फ्लेक्सिबिलिटी ऑडिट में ज़रूरी है टू रिस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल ऑडिट एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये डायनामिक फीडबैक लूप और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आई प्रॉमिस आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, स्टेप 1 में पिछले साल के ऑडिट्स के बेसिस पर ऑडिटर ने इनिशियल स्ट्रैटेजी बनाई कि क्लाइंट का पेरोल एक लो रिस्क एरिया है, इसीलिए कम रिसोर्स एलोकेट किए। फिर आया स्टेप 2, जब डिटेल्ड प्लान डेवलप हो रहा था, तब ऑडिटर को पता चला कि क्लाइंट ने एक बिल्कुल नया अनटेस्टेड पेरोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। ये एक गेम चेंजिंग न्यू डिस्कवरी है। अब स्टेप 3 देखिए, इसका असर। इस नई इन्फॉर्मेशन ने सीधा स्ट्रैटेजी पे इम्पैक्ट डाला। स्ट्रैटेजी को फौरन अपडेट करना पड़ा। पेरोल अब एक लो रिस्क नहीं बल्कि हाई रिस्क एरिया माना जाएगा और उसके लिए मोर एक्सपीरियंस स्टाफ या शायद एक IT एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में स्टेप 4, जैसे ही स्ट्रैटेजी चेंज हुई, डिटेल्ड ऑडिट प्लान को भी पूरी तरह से रीराइट करना पड़ेगा। इसमें नए सॉफ्टवेयर के लिए एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स शामिल करने होंगे। तो समझे आप, क्रूशियल पॉइंट ये है कि प्लानिंग से मिली इन्फॉर्मेशन ने स्ट्रैटेजी को बदल दिया। और अब आते हैं एक आखिरी लेकिन एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। यह है ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी ड्यूटी जिसे वो किसी भी हालत में किसी और को दे ही नहीं सकता। इट्स नॉन डेलीगेबल। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका साफ मतलब है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर की है, सिर्फ ऑडिटर की। ये काम वो किसी और को, खास करके अपने क्लाइंट को, बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकता। तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या ऑडिटर मैनेजमेंट से प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर सकता है? जवाब है यस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे ऑडिट विजिट का टाइमिंग सेट करना या कौन से डॉक्यूमेंट्स और शेड्यूल्स चाहिए, ये सब डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्कशन से ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है और कितना करना है, यानी व्हाट, हाउ एंड हाउ मच, ये फैसला हमेशा और हमेशा ऑडिटर का ही रहेगा। दिस इज क्रूशियल टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सोचो, अगर ऑडिटर क्लाइंट से ही ऑडिट स्ट्रैटेजी या प्लान बनवा लेता है, तो ये उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी की एक बहुत बड़ी अनदेखी है। इसे ग्रॉस डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहते हैं। हिस्ट्री में ऑडिटर वी जैसे कई केसेस हुए हैं जो एक कॉशनरी टेल हैं, एक सबक है। ऐसा करने पर क्लाइंट आसानी से कमजोर टेस्ट डिजाइन कर सकता है या सेंसिटिव एरियाज को छुपा सकता है, जिससे पूरा ऑडिट ही बेकार हो जाता है। ये एक बहुत बहुत सीरियस प्रोफेशनल फेलियर माना जाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को आपकी एग्जाम के लिए क्विकली समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी व्हाट एंड व्हाई सेट करती है, जबकि प्लान डिटेल में हाउ बताता है। दूसरा पॉइंट, ये सीक्वेंशियल नहीं है बल्कि डायनामिकली इंटररिलेटेड है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग से मिली नई इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी को बदल सकती है और एक्चुअली बदलना ही चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रैटेजी और प्लान दोनों की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑडिटर की है। ये ड्यूटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। इन्हें याद रखिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस एंड सुपरविजन। यानी एक ऑडिट के दौरान जरूरत पड़ने पर ऑडिट प्लान में बदलाव कैसे लाए जाते हैं और उस बदले हुए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम को सही तरीके से सुपरवाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट प्लानिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑडिट प्लान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे आप एक बार बनाकर भूल जाएं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो ऑडिट आगे बढ़ने के साथ साथ नई इन्फॉर्मेशन और एविडेंस के बेस पर कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है, यानी बेहतर बनता जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऑडिट प्लान को चेंज करना ज़रूरी ही क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्वालिटी ऑडिट का प्लान कभी भी स्टैटिक या रिजिड नहीं हो सकता। उसे हमेशा डायनामिक और फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। एज एन ऑडिटर ये आपकी ड्यूटी है कि आप पूरे ऑडिट के दौरान ज़रूरत के हिसाब से ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान दोनों को अपडेट और चेंज करें। और एक बात हमेशा याद रखें, प्लान को चेंज करना पोर प्लानिंग का साइन बिल्कुल नहीं है। इसके आगे ये एक रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव ऑडिट की पहचान है। ये दिखाता है कि ऑडिटर अलर्ट है और बदलते सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अडैप्ट कर रहा है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो एक ऑडिटर को प्लान चेंज करने पर मजबूर करती हैं? इन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं। बेसिकली 3 मेन ट्रिगर्स हैं। पहला है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी ऐसी घटनाएं जिनकी उम्मीद नहीं थी। दूसरा है चेंजेस इन कंडीशंस, यानी बिजनेस के हालात में बदलाव। और तीसरा है न्यू ऑडिट एविडेंस, जो हमें ऑडिट करते वक्त मिलता है।
चलिए पहले ट्रिगर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इमेजिन कीजिए आपने अपना पूरा ऑडिट प्लान फाइनल कर लिया है और अचानक क्लाइंट की मेन फैक्ट्री में आग लग जाती है। ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। अब आपका पहले से बनाया हुआ प्लान किसी काम का नहीं रहा। ऑडिटर को प्लान इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। अब नया फोकस होगा आग से हुए फाइनेंशियल इंपैक्ट को अच्छे से असेस करना, इन्वेंट्री के एक्चुअल लॉस को वेरीफाई करना और क्लाइंट के इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को डिटेल में एग्जामिन करना। दूसरा ट्रिगर है चेंजेस इन कंडीशंस। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके मार्केट में एक नया स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ गया। इसके डिसरप्टिव प्रोडक्ट की वजह से आपके क्लाइंट की सेल्स तेजी से गिरने लगी। ये एक चेंज इन कंडीशन है। इससे एक नया रिस्क पैदा हो गया, रिस्क ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस, यानी क्लाइंट का स्टॉक पुराना होकर बेकार हो सकता है। इसलिए ऑडिटर को प्लान चेंज करके अब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस करना होगा। और हमारा तीसरा ट्रिगर है न्यू ऑडिट एविडेंस। सोच लीजिए कि ऑडिटर ने शुरू में प्लान बनाया था कि वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करेगा, खासकर सेल्स प्रोसेस के लिए। लेकिन जब उसने एक्चुअल में उन कंट्रोल्स को टेस्ट किया तो उसे एविडेंस मिला कि कंट्रोल्स बहुत वीक और बिल्कुल इनइफेक्टिव हैं। ये नया एविडेंस पुराने प्लान को इनवैलिड कर देता है। अब ऑडिटर को प्लान मॉडिफाई करके ज्यादा सब्सटैंटिव चेकिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब है अब वो सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे ज्यादा इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स और थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस को डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने ट्रिगर्स के बेस पर प्लान को जरूरत के हिसाब से चेंज कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? सिर्फ प्लान बदल देना ही काफी नहीं है। एक नया प्लान तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक पूरी टीम को उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक से गाइड न किया जाए। और यहीं पर सुपरविजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल सामने आता है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यानी SA 300 के मुताबिक टीम को सही तरीके से गाइड करना प्लानिंग प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसमें 3 चीजें शामिल हैं: डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू। SA 300 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि ऑडिटर को शुरू में ही प्लान करना होता है कि वो अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को किस तरह का डायरेक्शन देगा, उन्हें कैसे सुपरवाइज करेगा और उनके काम को कब और कितना रिव्यू करेगा। ये कोई बाद में सोची जाने वाली एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा करने से ही ये इंश्योर होता है कि ऑडिट प्लान को अच्छी क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि कितना सुपरविजन जरूरी है? क्या हर ऑडिट में या हर टीम मेंबर के लिए सुपरविजन का लेवल एक जैसा होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सुपरविजन का लेवल कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सुपरविजन का लेवल आमतौर पर 4 मुख्य फैक्टर्स से डिसाइड होता है। पहला, एंटिटी का साइज और उसके ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, ऑडिट का वो पर्टिकुलर एरिया जिस पर काम हो रहा है। तीसरा, उस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी RMM कितना है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी टीम के मेंबर्स की अपनी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस। चलिए इस टेबल की मदद से इन फैक्टर्स को डिटेल में समझें। पहला फैक्टर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी उतना ही ज्यादा डायरेक्शन और सुपरविजन लगेगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट एक छोटे लोकल ग्रोसरी स्टोर के ऑडिट से कहीं ज्यादा इंटेंसिव होता है। दूसरा, एरिया ऑफ ऑडिट। हाई रिस्क एरियाज जैसे गुडविल का वैल्यूएशन या कैश ट्रांजैक्शंस, इन पर ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू सिंपल एरियाज लाइक ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस। तीसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर कोई एरिया जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन एक सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया गया है तो उस पर सुपरविजन का लेवल बहुत हाई होगा। हो सकता है एंगेजमेंट पार्टनर खुद उसके वर्क पेपर्स पर्सनली रिव्यू करें। और आखिरी फैक्टर, कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर्स। एक नए फ्रेश आर्टिकल ट्रेनी को कांस्टेंट गाइडेंस की जरूरत होती है, जबकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिट मैनेजर को बहुत कम सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी डिस्कशन से हम क्या सीख सकते हैं? लेट्स क्विकली समराइज करते हैं कि एक मॉडर्न, इफेक्टिव या जिसे हम कहते हैं एक रिस्पॉन्सिव ऑडिटर, उसके पास क्या टूल किट होना चाहिए। यहां 2 तरह के ऑडिटर्स का अप्रोच देखिए। एक तरफ है रिजिड ऑडिटर। ये प्लान को आंख बंद करके फॉलो करता है। इसके लिए प्लान में कोई भी बदलाव एक फेलियर है। ये सबको एक जैसा सुपरवाइज करता है, चाहे रिस्क कम हो या ज्यादा। ऐसा ऑडिटर एक गलत ओपिनियन देने का रिस्क लेता है। वहीं दूसरी तरफ है रिस्पॉन्सिव ऑडिटर। ये प्लान को नई रियलिटी के हिसाब से अडैप्ट करता है। ये चेंजेस को एक वीकनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ मानता है। ये सुपरविजन को रिस्क के हिसाब से टेलर करता है और इस अप्रोच से वो एक क्वालिटी और रिलायबल ऑडिट इंश्योर करता है। इसलिए आखिर में हमेशा ये बात याद रखिए, ऑडिट का गोल एक परफेक्ट ना बदलने वाला प्लान बनाना नहीं है।
असली गोल है एक ऐसा ऑडिट करना जो अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया हो और जो ज़रूरत के हिसाब से अडेप्टिव हो, यानी बदलने की क्षमता रखता हो। यही एक क्वालिटी ऑडिट की सबसे बड़ी पहचान है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट SA300, जिसका टाइटल है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, ये स्टैंडर्ड ऑडिट प्लानिंग के बारे में है, लेकिन इसका एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है और वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी पर डिटेल में फोकस करने वाले हैं। ऑडिटिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल चलता है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। ये रूल कहता है, इफ इट इजंट डॉक्यूमेंटेड इट इजंट डन। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने कोई भी काम किया, कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया, लेकिन उसको ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो ऑडिट की नज़र में ये माना जाएगा कि वो काम कभी हुआ ही नहीं। कल को आपसे कोई भी जस्टिफिकेशन मांगेगा तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ही आपका सबसे बड़ा प्रूफ होगा। तो इसी गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए SA300 हमें कहता है कि आपको कम से कम 3 चीज़ें तो डॉक्यूमेंट करनी ही होंगी। ये 3 चीज़ें ऑडिट प्रोसेस का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। सोच लीजिए, इनके बिना ऑडिट की पूरी बिल्डिंग आगे जाकर कोलैप्स हो सकती है। इन्हें हम आसानी से समझने के लिए SA300 डॉक्यूमेंटेशन के 3 पिलर्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल आसान है। पहला पिलर है द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, दूसरा पिलर है द ऑडिट प्लान, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आपने स्ट्रैटेजी या प्लान में किए हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों पिलर्स को डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, जो है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की डॉक्यूमेंटेशन। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट का एग्जाम्पल लेना। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है ना, जो पूरी बिल्डिंग का एक हाई लेवल ओवरव्यू देता है, बिल्कुल वैसे ही ऑडिट स्ट्रैटेजी पूरे ऑडिट का बिग पिक्चर व्यू देती है। तो बेसिकली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी उन सारे की डिसीजंस का एक रिकॉर्ड है जो ऑडिट को ठीक से प्लान करने के लिए जरूरी हैं। ये 3 चीजें सेट करती है: ऑडिट का स्कोप यानी दायरा, टाइमिंग यानी कब कब क्या करना है, और डायरेक्शन यानी किस दिशा में ऑडिट को लेके जाना है। सिंपल शब्दों में स्ट्रैटेजी ऑडिट के व्हाट और व्हाई जैसे बड़े सवालों का जवाब देती है कि हमें क्या चेक करना है और क्यों चेक करना है। अच्छा, तो स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, ये स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन पर लिए गए सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस का एक पक्का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा, इससे एंगेजमेंट टीम के सभी मेंबर्स को पता चलता है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या हैं। और तीसरा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे जरूरी है, ये इस बात का एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ऑडिटर ने एक सोचा समझा, वेल थॉट आउट प्रोसेस फॉलो किया है, ना कि रैंडमली कोई भी चेकिंग शुरू कर दी। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड पिलर पर, द ऑडिट प्लान। अगर हमारी स्ट्रैटेजी आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट थी, तो ऑडिट प्लान उस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलने वाला एक डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल या रोड मैप है। ये हमारा प्रॉपर एक्शन प्लान है जिसमें एक एक चीज डिटेल में लिखी होती है। ऑडिट प्लान हमेशा स्ट्रैटेजी से ज्यादा डिटेल्ड होता है। ये उन सारे प्लान प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड है जो एक ऑडिटर करने वाला है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसे हाउ, व्हेन और हु को आंसर करता है। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे किए जाएंगे, आगे के ऑडिट प्रोसीजर्स कब किए जाएंगे, और इन सब प्रोसीजर्स को टीम में कौन परफॉर्म करेगा। ये स्लाइड स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर देती है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी बिग पिक्चर है, वो व्हाट और व्हाई बताती है, जबकि प्लान डिटेल्ड स्टेप्स हैं, वो हाउ, व्हेन और हु बताते हैं। स्ट्रैटेजी आपको दिशा देती है और प्लान उस दिशा में चलने का रास्ता बताता है। सिंपल। तो फिर ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करने का क्या पर्पस है? फर्स्ट, ये ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, जिसे हम शॉर्ट में NT कहते हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है। सेकंड, ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। काम शुरू होने से पहले ही एक सीनियर या मैनेजर प्लान को रिव्यू और अप्रूव कर सकता है। और थर्ड, ये पूरी एंगेजमेंट टीम को ऑडिट एग्जीक्यूशन के दौरान गाइड करता है। आइए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ऑडिट टीम ने प्लान बनाया कि हम इन्वेंट्री चेक करने के लिए 50 आइटम्स का सैंपल लेंगे। मैनेजर ने उस डॉक्यूमेंटेड प्लान को रिव्यू किया और बोला, रुको, ये सैंपल साइज क्लाइंट के साइज के हिसाब से बहुत छोटा है, टीम आगे बढ़े उससे पहले से इंक्रीज करना पड़ेगा। देखा आपने, एक गलती होने से पहले ही पकड़ी गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्लान अच्छे से डॉक्यूमेंटेड था। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटर्स अक्सर स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स या चेकलिस्ट यूज करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा क्लाइंट के स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से टेलर करना पड़ेगा, यानी कस्टमाइज करना पड़ेगा। ऑडिट में वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
डॉक्यूमेंटेशन में ये साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने स्टैंडर्ड प्लान को क्लाइंट के स्पेसिफिक रिस्क्स के लिए कैसे अडैप्ट किया है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, रिकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। एक बात समझ लीजिए, कोई भी ऑडिट 100% प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कई बार आपको रास्ते में डिटूर्स लेने पड़ते हैं, यानी प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं, और इन चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना इनिशियल प्लान को डॉक्यूमेंट करना था। ऑडिटर्स को स्ट्रैटेजी या प्लान में किए गए हर सिग्निफिकेंट चेंज को रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ ये लिखना काफी नहीं है कि क्या चेंज हुआ। सबसे जरूरी है उस चेंज के पीछे का रीजन डॉक्यूमेंट करना। ये चेंज क्यों किया गया? इससे ऑडिट जर्नी की एक कंप्लीट और लॉजिकल स्टोरी बनती है जो कोई भी बाद में समझ सकता है। चलिए एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इनिशियल प्लान ये था कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ब्रांच में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन सडनली उस एरिया में बहुत तेज बारिश हुई और फ्लड आ गया। तो चेंज क्या हुआ? विजिट कैंसिल हो गई। और इसका रीजन क्या डॉक्यूमेंट होगा? ये कि एरिया इनएक्सेसिबल हो गया था, इसलिए हमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़े। बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब तक हमने ऐसे 300 के तीनों पिलर्स को डिटेल में देख लिया है। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इतनी क्रिटिकल क्यों है। ये तीनों पिलर्स मिलकर ऑडिटर के लिए एक फोर्ट्रेस ऑफ एविडेंस बनाते हैं, यानी सबूतों का एक मजबूत किला जो उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। ये पूरा ऑडिट ट्रेल एक लॉजिकल फ्लो में चलता है, एक से दूसरी चीज जुड़ती है। स्टेप 1 में आप ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान बनाते हैं जो आपका ब्लूप्रिंट है। स्टेप 2 में आप हर चीज को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट करते हैं जो एक रिकॉर्ड बन जाता है। स्टेप 3 में इसी डॉक्यूमेंटेशन से आपको सॉलिड एविडेंस मिलता है। और फाइनली स्टेप 4 में इन सब के बेसिस पर आप एक डिफेंसिबल ऑडिट ओपिनियन दे पाते हैं जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस सारी मेहनत, इस सारी डॉक्यूमेंटेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? पहला, ये इस बात का एविडेंस है कि ऑडिटर ने रीजनेबल स्किल और केयर के साथ काम किया है। दूसरा, ये प्रूव करता है कि ऑडिट एक वेल थॉट आउट प्रोसेस था, कोई एवाई की गई एक्सरसाइज नहीं। तीसरा, अगर कल को ऑडिटर पर कोई नेग्लिजेंस का इल्जाम लगाता है तो यही डॉक्यूमेंटेशन उनका सबसे बड़ा डिफेंस बनता है। और आखिर में ये आपके फाइनल ऑडिट ओपिनियन को एक क्लियर ट्रेल ऑफ लॉजिक के साथ सपोर्ट करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिट प्रोग्राम। इसे ऑडिटर का सबसे प्रैक्टिकल टूल माना जाता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। ये कहती है कि ये एक सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें वो सारे स्टेप्स एकदम सिस्टमैटिकली लिखे होते हैं जो एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए फॉलो करेगा। और इन सब प्रोसीजर्स का मेन एम क्या है? एम है सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करना, यानी पर्याप्त सबूत इकट्ठा करना जिसके बेसिस पर ऑडिटर कंपनी के अकाउंट्स पर अपनी फाइनल ओपिनियन दे सके। अब अगर इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर की एक डिटेल्ड टू डू लिस्ट की तरह है। याद है हमने पिछले टॉपिक में ऑडिट प्लान समझा था, वो एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी थी। ऑडिट प्रोग्राम उसी बड़े प्लान को छोटे छोटे एक्शनेबल इंस्ट्रक्शंस में तोड़ देता है जो ऑडिट टीम या असिस्टेंट्स को फॉलो करने होते हैं। बेसिकली ये बताता है कि ग्राउंड लेवल पर काम करना कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या है? देखो, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज होना बहुत आम है, लेकिन इनका मतलब बिल्कुल अलग है। ये टेबल इन दोनों के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखो, लेफ्ट साइड पे है ऑडिट प्लान जो व्हाट एंड व्हाई पर फोकस करता है, यानी ऑडिट में क्या करना है और क्यों करना है। राइट साइड पे है ऑडिट प्रोग्राम जो हाउ एंड हु पर फोकस करता है, यानी उस काम को कैसे करना है और कौन करेगा। तो इस तरह से ऑडिट प्लान एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है जो ऑडिट का स्कोप सेट करता है, जबकि ऑडिट प्रोग्राम एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें ग्राउंड लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसको समझने का एक और बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, तो ये फैसला कि मुझे एक घर बनाना है ये आपका ऑडिट प्लान है। सिंपल। लेकिन घर कैसे बनेगा, उसका डिटेल्ड ब्लूप्रिंट, इलेक्ट्रिशियन को क्या करना है, प्लम्बर को क्या करना है, मेसन को क्या करना है, ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपका ऑडिट प्रोग्राम है। इस एग्जाम्पल से इनका डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाता है, राइट? चलिए हम अब देखते हैं कि एक ऑडिट प्रोग्राम का आखिर पर्पस क्या है, ये ऑडिटर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और ये असल में काम क्या करता है। देखो, एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम के कई फायदे हैं। सबसे पहले ये ऑडिट असिस्टेंट्स को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया या असर्शन चेक होने से रह ना जाए।
इससे टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी आसानी होती है। ये इस बात का एक सॉलिड एविडेंस भी है कि ऑडिट में आखिर क्या-क्या काम परफॉर्म किया गया। और हाँ, ये पूरे ऑडिट वर्क की प्लानिंग और कंट्रोल को भी बहुत बेहतर बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हमें कंपनी की सेल्स को वेरीफाई करना है, तो यहाँ ऑडिट प्रोग्राम कैसे काम करेगा? स्टेप 1 है असर्शन को आइडेंटिफाई करना। असर्शन मतलब मैनेजमेंट का वो क्लेम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। यहाँ असर्शन ये है कि बुक्स में दिखाई गई सारी सेल्स सच में हुई हैं। स्टेप 2 है प्रोसीजर डिफाइन करना, जैसे सेल्स जर्नल से कुछ इनवॉइसेस का सैंपल सेलेक्ट करना। स्टेप 3 है एविडेंस कलेक्ट करना, यानी उन इनवॉइसेस को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और कस्टमर ऑर्डर्स से मैच करना। और फाइनली स्टेप 4 है फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करना, जैसे अगर किसी इनवॉइस का शिपिंग प्रूफ नहीं मिलता तो उस डिस्क्रिपेंसी को नोट कर लेना। अब एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट होती है। कोई भी एक ऑडिट प्रोग्राम हर कंपनी के लिए नहीं बन सकता। इसे हर क्लाइंट के बिजनेस के नेचर, साइज और रिस्क्स के हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम बनाना जो हर बिजनेस पर अप्लाई हो सके वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का नेचर अलग है, साइज अलग है और उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी अलग होता है। इसीलिए कस्टमाइजेशन ही की है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इमेजिन करो एक बड़ी फैक्ट्री। यहाँ ऑडिटर का फोकस किस पर होगा? ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना, यानी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को जाकर एक्चुअली गिनना, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन चेक करना, फैक्ट्री से जुड़े कंप्लायंस जैसे एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी और बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक करना यहाँ बहुत क्रिटिकल होता है। अब इसको कंपेयर करते हैं एक आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी से। सीन बिल्कुल बदल गया, राइट? यहाँ ऑडिटर का फोकस एकदम अलग है। यहाँ ऑडिटर रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी चेक करेगा, खास करके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। यहाँ फिजिकल एसेट्स से ज़्यादा इनटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर या लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, तो उनका कैपिटलाइजेशन और एमोर्टाइजेशन चेक किया जाएगा। R&D पर हुए खर्चों का वेरिफिकेशन और ऑफ कोर्स डेटा सिक्योरिटी पर कंपनी के कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, एक बैंक का। बैंक का ऑडिट तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ सबसे बड़ा फोकस होता है आरबीआई रेगुलेशंस और सर्कुलर्स के कंप्लायंस पर। लोन्स की क्वालिटी यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएस का क्लासिफिकेशन सही से हुआ है या नहीं, ये चेक करना सबसे क्रिटिकल काम है। साथ ही इंटरेस्ट इनकम की रिकग्निशन और कैश बैलेंस का सरप्राइज वेरिफिकेशन भी बैंक ऑडिट का एक कंपल्सरी पार्ट है। तो अब तक हमने जो अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, आइए उन्हें एक कंपैरेटिव व्यू में देखते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं ऑडिट एरिया सेम है जैसे रेवेन्यू, लेकिन उसको चेक करने का तरीका मैन्युफैक्चरिंग और आईटी कंपनी में बिल्कुल अलग है। मैन्युफैक्चरिंग में डिस्पैच रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, जबकि आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट का कंप्लीशन स्टेटस देखा जाता है। ऐसे ही एसेट्स के केस में एक तरफ फिजिकल प्लांट एंड मशीनरी है तो दूसरी तरफ इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि ऑडिट प्रोग्राम हमेशा क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से ही बनता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को अब समराइज करते हैं। एक ऑडिट प्रोग्राम सिंपली पुट ऑडिटर का एक कस्टमाइज्ड और डिटेल्ड एक्शन प्लान होता है। ये ऑडिटर के स्ट्रैटेजिक ऑडिट प्लान को स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल स्टेप्स में ट्रांसलेट करता है, जिनका मेन मकसद है सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठा करना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक सही ओपिनियन बनाया जा सके। बेसिकली ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का ब्रिज है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द असिस्टेंस रोल एंड द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। देखिए, ऑडिट में एक क्लियर प्रोग्राम तो जरूरी है, पर सोचिए क्या होगा अगर टीम उसे बस आंख बंद करके फॉलो करे। इसलिए आज हम डिटेल में समझेंगे कि एक ऑडिट असिस्टेंट का रोल कितना क्रिटिकल है और क्यों एक ऑडिट प्रोग्राम का टाइम टू टाइम रिव्यू करना बिल्कुल जरूरी है, मतलब नॉन नेगोशिएबल है। ओके, तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले हम ऑडिट प्रोग्राम के अंदर छुपे एक रिस्क की बात करेंगे। फिर आगे बढ़कर देखेंगे कि एक असिस्टेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में हम पीरियोडिक रिव्यू की ज़रूरत को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्रोग्राम को अपडेट ना किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और फाइनली हम ये प्रूव करेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम एक फ्लेक्सिबल टूल है, कोई रिजिड रूल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। जानते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम में वो कौन सी ऐसी छिपी हुई रिस्क है
जिसे हम मैकेनिकल ऑडिटिंग का खतरा कहते हैं। तो ये मैकेनिकल ऑडिटिंग है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब कोई ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स को बिना सोचे समझे बस एक रोबोट की तरह फॉलो करता है तो उसे मैकेनिकल ऑडिटिंग कहते हैं। मतलब प्रोग्राम को एक चेकलिस्ट समझ लिया और अपना प्रोफेशनल जजमेंट या क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल यूज नहीं किया, बस टिक 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 करते गए। अब इसका सबसे बड़ा डेंजर समझिए, कोई भी ऑडिट प्रोग्राम मिनिमम एसेंशियल वर्क के हिसाब से बनता है। हम ये मानकर चलते हैं कि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स ठीक होंगे, लेकिन अगर आप उसे आंख बंद करके फॉलो करते हैं तो आप क्लाइंट के बिजनेस में असल में क्या चल रहा है वो मिस कर जाएंगे। एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऐसा ही है जैसे आप जीपीएस देखकर गाड़ी चला रहे हैं और सामने एक बड़ा सा गड्ढा आ गया, पर आपकी नज़र तो स्क्रीन पर है। रिजल्ट एक्सीडेंट। तो सवाल यह है कि इस मैकेनिकल ऑडिटिंग के रिस्क से बचें कैसे? इसकी सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी आती है ऑडिट असिस्टेंट पर। अब हम देखेंगे कि एक असिस्टेंट इसमें कितना क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बेसिकली आप असिस्टेंट्स को 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक होता है मैकेनिकल असिस्टेंट, जैसा नाम वैसा काम, ये बस ब्लाइंडली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, जो लिस्ट में नहीं है वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दूसरा होता है थिंकिंग असिस्टेंट, ये असली एसेट है। ये अपना दिमाग खुला रखता है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है और प्रोग्राम से बाहर जाकर भी सिग्निफिकेंट मैटर्स को आइडेंटिफाई करता है। तो एक थिंकिंग असिस्टेंट की क्वालिटीज या ड्यूटीज क्या हैं? देखिए, उसे हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना होता है, आंखें और कान खुले रखने होते हैं। वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन से आगे देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया ट्रांजैक्शन टाइप दिखा या कोई सस्पिशियस पैटर्न नजर आया जो प्रोग्राम में नहीं है, तो वो उसे फ्लैग करेगा। उसकी ड्यूटी है कि हर ऐसी इंपॉर्टेंट बात को नोट करके अपने सीनियर्स या पार्टनर्स को रिपोर्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये जानता है कि प्रोग्राम एक गाइड है, पूरा ऑडिट यूनिवर्स नहीं। असिस्टेंट के रोल के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस रिस्क को ख़त्म करती है, और वो है ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू। इससे प्रोग्राम हमेशा जिंदा रहता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लीजिए। An audit program is not a static document. It must be subject to periodic review. ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। इसे रिव्यू करना ही पड़ेगा। लेकिन रिव्यू ज़रूरी क्यों है? सिंपल है। बिजनेस बदलता है, उसकी पॉलिसीज़ बदलती हैं, इंटरनल कंट्रोल्स बदलते हैं, तो जाहिर है रिस्क्स भी बदलेंगे। अगर आपने प्रोग्राम रिव्यू नहीं किया तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब बेकार और ख़तरनाक। जीपीएस वाली एनालॉजी यहाँ भी फिट बैठती है। बिना अपडेट किए मैप आपको गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। और रिव्यू प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, असेस एडिक्वेसी, क्या प्रोग्राम अभी भी सफिशिएंट एविडेंस दे रहा है? दूसरा, आइडेंटिफाई क्लाइंट चेंजेस, क्या क्लाइंट के बिजनेस में कोई नए बदलाव आए हैं, जैसे नई पॉलिसी या ऑपरेशन? और तीसरा, अपडेट द प्रोग्राम, नए स्टेप्स ऐड करो और जो बेकार हो गए हैं, जैसे कोई बंद हो चुकी सब्सिडरी, उन्हें हटा दो। लेकिन सोचिए, अगर रिव्यू नहीं किया तो इसके अंजाम कितने सीरियस हो सकते हैं? इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो केस ये है, एक क्लाइंट ने अपनी सेल्स पॉलिसी बदल दी। पहले पॉलिसी थी सेल ऑन डिलीवरी, मतलब गुड्स डिलीवर हुए तो सेल बुक कर लो। इसके लिए ऑडिटर डिलीवरी चालान चेक करता था, सिंपल। लेकिन अब उन्होंने पॉलिसी चेंज करके कर दी सेल ऑन अप्रूवल। इसका मतलब सेल तभी बुक होगी जब कस्टमर हाँ बोलेगा, गुड्स अप्रूव करेगा। इस एक चेंज से रेवेन्यू रिकग्निशन का पूरा गेम ही बदल गया। अब ऑडिटर को कस्टमर अप्रूवल रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। और यहाँ हो गई सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ऑडिट टीम ने प्रोग्राम को रिव्यू नहीं किया था, वो अपने पुराने तरीके पर ही चलते रहे। वो अभी डिलीवरी चालान ही चेक कर रहे थे, नई सेल ऑन अप्रूवल पॉलिसी को टेस्ट करना वो पूरी तरह से भूल गए। इसका मतलब उन्होंने करेक्ट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट ही नहीं किया, और इसका अंजाम भयानक। इस गलती की वजह से पूरे ऑडिट को नेग्लिजेंटली कंडक्टेड मान लिया गया। ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का क्लियर कट केस है। इसकी सज़ा क्या हो सकती है? भारी फाइन्स, पेनल्टीज और यहाँ तक कि ऑडिटर का प्रोफेशनल लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही और इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस। तो इस पूरी कहानी से हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम तो बड़ा रिजिड होता है, तो चलिए इसकी असलियत को समझते हैं। एक तरफ है क्रिटिसिज्म की प्रोग्राम रिजिड है, इनिशिएटिव को मारता है, मैकेनिकल बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ है रियलिटी। असलियत ये है कि जब आप इसमें 2 चीज़ें जोड़ देते हैं, पीरियोडिक रिव्यू और एक थिंकिंग असिस्टेंट, तो यही रिजिड प्रोग्राम एक सुपर फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल बन जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस और जजमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल टेकअवे क्या है?
किसी भी ऑडिट प्रोग्राम की सक्सेस सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, उस असिस्टेंट की इंटेलिजेंस और अलर्टनेस जो काम कर रहा है, और नंबर 2, वो पीरियोडिक रिव्यू जो प्रोग्राम को हमेशा जिंदा और रेलेवेंट रखता है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑडिट प्रोग्राम सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक डायनामिक रोड मैप है, और इस रोड मैप को थिंकिंग प्रोफेशनल्स द्वारा कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है ताकि वो बिजनेस के बदलते लैंडस्केप को ठीक से समझ सकें और एक हाई क्वालिटी ऑडिट डिलीवर कर सकें। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तो एक ऑडिट प्रोग्राम आखिर होता क्या है? सिंपल शब्दों में समझें तो ये ऑडिटर का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक पूरा डिटेल्ड मैप बनाता है ना, ठीक उसी तरह एक ऑडिटर भी ऑडिट शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड रिटन प्लान बनाता है। इस प्लान में सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क, मतलब क्या चेक करना है, कब चेक करना है और कितना डीपली चेक करना है। ये आप समझ लीजिए एक रोड मैप जैसा है जो पूरी ऑडिट टीम को गाइड करता है, काम को बांटने में यानी डेलीगेट करने में मदद करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पक्का करता है कि कोई भी ज़रूरी एरिया, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक होने से छूट न जाए। तो अब सवाल ये होता है कि ये ब्लूप्रिंटिंग यानी ये ऑडिट प्रोग्राम बनाने का काम आखिर शुरू कब होता है? आप में से ज़्यादातर लोग शायद सोचेंगे कि ऑडिट शुरू होने से ठीक पहले ही बनता होगा, पर सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है। एक स्मार्ट ऑडिटर, एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर पता क्या करता है? वो अगले साल के ऑडिट की प्लानिंग पिछले साल का ऑडिट खत्म होते ही शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सब कुछ दिमाग में फ्रेश होता है। ऑडिटर अपने पिछले साल के वर्क पेपर्स, अपनी फाइंडिंग्स और क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स का जो इवैल्यूएशन किया था उसको अच्छे से रिव्यू करता है। वो ये देखता है कि भाई पिछली बार कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, कौन से एरियाज हाई रिस्क थे, और इसी सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर वो करंट ईयर के लिए एक नया, एक बेहतर और एक ज़्यादा फोकस्ड प्रोग्राम डिज़ाइन करता है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है जो साल दर साल चलता रहता है। ओके, तो प्लान बनाना है, लेकिन डिटेल स्टेप्स लिखने से ठीक पहले ऑडिटर को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होता है। आप इसे एक चौराहा समझ सकते हैं जहां से ऑडिट के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं, और ऑडिटर कौन सा रास्ता चुनेगा, यही डिसीजन पूरे ऑडिट की अप्रोच, उसका टाइम और उसमें लगने वाले एफर्ट सब कुछ तय कर देगा। तो आखिर ये 2 रास्ते हैं क्या? चलिए देखते हैं। पहला रास्ता है रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जैसे उनकी अप्रूवल्स का सिस्टम या उनका बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस, अगर ये सब बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिलायबल है, तो ऑडिटर उस सिस्टम पर भरोसा कर सकता है। ऐसे में वो एक ट्रांजैक्शन चेक करने की जगह सिस्टम को ही टेस्ट करता है। इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और ये एक काफ़ी एफिशिएंट अप्रोच है। लेकिन अगर कंपनी के कंट्रोल्स वीक हैं तो ऑडिटर दूसरा रास्ता चुनता है, जिसे कहते हैं सब्सटैंटिव चेकिंग। यहाँ ऑडिटर सिस्टम पर भरोसा नहीं करता, वो सीधा सीधा फाइनेंशियल डेटा में घुस जाता है। मतलब हजारों इनवॉइसेस, वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इन सब को डायरेक्टली चेक करता है। तो ये एक डायरेक्ट अप्रोच है, लेकिन हाँ, इसमें टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। चलिए अब उन 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, या आप कह सकते हैं पिलर्स को देखते हैं, जिनके ऊपर एक मजबूत और इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम की इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल जैसे एक बिल्डिंग के लिए उसके पिलर्स जरूरी होते हैं, वैसे ही एक अच्छे ऑडिट के लिए इन 7 पिलर्स का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो पहले 3 पिलर्स ये फाउंडेशन सेट करते हैं। पिलर नंबर 1 है स्कोप एंड लिमिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है ऑडिटर को सिर्फ उतना ही काम करना है जितना उसके असाइनमेंट यानी इंगेजमेंट लेटर में लिखा है। पिलर नंबर 2 रिटन फॉर्मेट। ये इस पे तो स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऑडिट प्रोग्राम हमेशा, आई रिपीट, हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए, वर्बल नहीं, क्योंकि यही तो प्रूफ है, यही पूरी टीम के लिए गाइड है और यही रिव्यू के काम आता है। और तीसरा पिलर है एविडेंस। देखिए, ऑडिटर का पूरा काम ही एविडेंस कलेक्ट करने पर टिका है, तो प्रोग्राम में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए कि हर चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे रिलायबल एविडेंस कौन सा है और वो मिलेगा कहाँ से। ओके, तो फाउंडेशन के पहले 3 पिलर्स तो सेट हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के पिलर्स को देखते हैं, ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सके। देखते हैं ये मिलकर कैसे एक पावरफुल ऑडिट प्लान तैयार करते हैं।
तो पिलर नंबर 4 कहता है सिर्फ यूजफुल स्टेप्स ही अप्लाई करो। सिंपल भाषा में फालतू का काम मत करो। हर ऑडिट प्रोसीजर का एक क्लियर मकसद, एक पर्पस होना चाहिए जो एंड में आपको ऑडिट ओपिनियन देने में हेल्प करे। फिर आता है पिलर नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। मतलब हर एरिया के लिए पहले ऑब्जेक्टिव लिखो। जैसे अगर कैश चेक कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव होगा टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ कैश बैलेंस। फिर उसके नीचे अपने ऑडिट असिस्टेंट्स और जूनियर्स के लिए बिल्कुल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दो। इससे क्या होता है, काम में कंसिस्टेंसी आती है और गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। अब आते हैं पिलर नंबर 6 पर। ये किसी प्रोसीजर के बारे में नहीं, ये ऑडिटर के माइंडसेट के बारे में है। एक अच्छे ऑडिटर को ना हमेशा एक डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। इसके लिए एक टर्म भी है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब जब भी वो कोई नंबर देखे उसके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और एक ही सवाल आना चाहिए, ये नंबर गलत कैसे हो सकता है, इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है सेल्स हुई ही ना हो, या शायद एक्सपेंसेस झूठे दिखाए गए हों। जब ऑडिटर ऐसे सोचेगा तभी वो पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा और उन्हें पकड़ने के लिए सही ऑडिट टेस्ट्स डिजाइन कर पाएगा। और अब आखिरी और 7th पिलर, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स। देखिए, अकाउंटिंग में बहुत सी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, दे आर इंटरलिंक्ड। तो उन्हें अलग अलग चेक करना मतलब आधी अधूरी जांच करना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। सोच के देखिए, जब भी कंपनी क्रेडिट पर माल बेचती है तो क्या होता है, एक तरफ सेल्स बुक होती है और दूसरी तरफ अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये तो एक ही ट्रांजैक्शन के 2 साइड है, राइट? इसलिए इन दोनों के ऑडिट प्रोसीजर्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करना चाहिए, तभी तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो लीजिए, जब ये सारे 7 पिलर्स एक साथ अपनी अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं, तब जाकर हमारा फाइनल वेल कंस्ट्रक्टेड ऑडिट प्रोग्राम तैयार होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फाइनल ब्लूप्रिंट आखिर है क्या और ये ऑडिटर के हाथ में कितना पावरफुल टूल बन जाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को फटाफट समराइज करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स आपको याद रहें। एक ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ये एक डॉक्यूमेंटेड यानी रिटन प्लान ऑफ एक्शन है। ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक चॉइस पर बेस्ड होता है। कंट्रोल्स पर रिलाई करें या सब्सटैंटिव चेकिंग करें। इसे मजबूत और क्लियर बनाने के लिए इसे 7 की पिलर्स पर बनाया जाता है। ये पूरी ऑडिट टीम के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। और इन सबका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? एक एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑडिट। तो इस पूरी बात का सार बस इतना है, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक ऑडिट प्रोग्राम सिर्फ एक सिंपल टिक द बॉक्स करने वाली चेकलिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप जो ऑडिटर को हर कदम पर गाइड करता है और सब कुछ अच्छे से वेरीफाई करवाकर उसे एक रिलायबल कंक्लूजन तक सेफ एंड साउंड पहुंचाता है। Now let's discuss about audit evidence and the program. ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना कि आप इसे ऑडिट की जान कह सकते हैं। ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी ऑडिट की बिल्डिंग खड़ी होती है। इस टॉपिक को आपके लिए आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 सिंपल सेक्शंस में ब्रेक कर दिया है। हम एक एक करके हर सेक्शन में डाइव करेंगे ताकि एंड तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। सेक्शन 1, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? इसे समझने के लिए आप एक ऑडिटर को एक डिटेक्टिव की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे एक डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने के लिए सबूत यानी प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन देने के लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से ऑडिट एविडेंस है क्या? वेल, ये वो हर इन्फॉर्मेशन है जिसको ऑडिटर यूज करता है अपने फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। इसमें कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स जैसे लेजर्स और जर्नल्स तो आते ही हैं, पर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स और मैनेजमेंट से हुई बातचीत जैसी चीजें भी शामिल हैं। बिना इसके ऑडिटर का ओपिनियन तो बस एक गेसवर्क रह जाएगा, राइट? ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एविडेंस क्या है, पर अगला सवाल ये है कि ये एविडेंस ऑडिटर को मिलेगा कैसे? क्या वो ऐसी रैंडमली चीजें चेक करेगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर रोल आता है हमारे सेक्शन 2 का, द ऑडिट प्रोग्राम। सोच लीजिए, अगर एविडेंस मंजिल है तो ऑडिट प्रोग्राम उस मंजिल तक जाने का रोड मैप है। ऑडिट प्रोग्राम इन सिंपल वर्ड्स एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है। ये ऑडिटर को बिल्कुल साफ साफ बताता है कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है और कब तक चेक करना है। ये एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसको फॉलो करके ऑडिटर आसानी से सारा जरूरी एविडेंस कलेक्ट कर पाता है। इट्स द मास्टर प्लान। ये स्लाइड देखिए, ये पूरे प्रोसेस को कितने परफेक्टली समराइज कर रही है। कहानी शुरू होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन से।
मान लीजिए मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास इतना इन्वेंट्री है। अब इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए ऑडिटर एक ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करता है। फिर वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करके एविडेंस गैदर करता है, जैसे कि वेयरहाउस में जाकर एक्चुअल काउंटिंग करना। और फाइनली इन्हीं सबूतों के बेस पर वो अपना फाइनल ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करता है। कितना लॉजिकल फ्लो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। यहां हम बात करेंगे ऑडिटर्स टूल किट के बारे में। मतलब ऑडिटर के पास एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग टूल्स या तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टूल है डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। यहाँ ऑडिटर बेसिकली हर ट्रांजैक्शन की पेपर ट्रेल को फॉलो करता है। सेल्स का इनवॉइस, परचेज का बिल, बैंक की स्टेटमेंट, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हर डॉक्यूमेंट को बारीकी से चेक किया जाता है ताकि हर नंबर के पीछे एक सॉलिड प्रूफ मिल सके। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल टाइप ऑफ एविडेंस पर, फिजिकल एग्जामिनेशन। यहां ऑडिटर सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर विश्वास करता है। जैसे कंपनी के कैश काउंटर पे जाकर कैश को फिजिकली काउंट करना या वेयरहाउस में जाकर स्टॉक को खुद चेक करना। इससे ज्यादा डायरेक्ट प्रूफ और क्या हो सकता है ना? ये देखिए, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स। ये एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के अंदर से नहीं बल्कि एक टोटली इंडिपेंडेंट बाहर के सोर्स से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से डायरेक्टली लेटर मंगवाकर बैंक बैलेंस कंफर्म करना या कस्टमर को सीधा ईमेल करके उनसे उनका बकाया बैलेंस कंफर्म करवाना। इसके बाद है अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस। यहां पर ऑडिटर बेसिकली एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाता है। वो कंपनी के किए गए जरूरी कैलकुलेशंस जैसे डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट या टैक्स को खुद दोबारा से परफॉर्म करके देखता है। इसका सिंपल सा मकसद है ये चेक करना कि मैथ्स में कोई गलती तो नहीं है। नेक्स्ट अप है स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट। ये एक तरह से ऑडिटर का इंटरव्यू फेज है। वो मैनेजमेंट से क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछता है। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक स्मार्ट ऑडिटर मैनेजमेंट की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। इसलिए इस एविडेंस को हमेशा दूसरे ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। और आखिर में कुछ और इंपॉर्टेंट एविडेंस टाइप्स हैं जो पूरी पिक्चर कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कंपनी के अपने चेकिंग सिस्टम्स यानी इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना, फाइनेंशियल डेटा के इंटर रिलेशनशिप्स को एनालाइज करना, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स और बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स को पढ़ना और सब्सीक्वेंट एक्शन को देखना, यानी ईयर एंड के बाद क्या हुआ। ये सब पीसेस मिलकर ऑडिटर को एक कंप्लीट पजल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो हमने सारी थ्योरी समझ ली है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जहां हम देखेंगे कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। लेट्स सी इट इन एक्शन। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए आपको कैश इन हैंड चेक करना है तो बेस्ट एविडेंस क्या होगा? ऑफ कोर्स फिजिकल काउंट। खुद जाकर गिनो। अगर प्लेज्ड इन्वेस्टमेंट्स चेक करने हैं तो बैंक से मिला बैंकर सर्टिफिकेट से बेहतर कुछ नहीं। और बुक डेट्स के लिए सीधा कस्टमर से बैलेंस कॉन्फर्मेशन मांगो। देखा, हर आइटम के लिए एक परफेक्ट सबसे बेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस होता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हर सबूत बराबर नहीं होता। एक ऑडिटर को एविडेंस की क्वालिटी को भी जज करना पड़ता है, सिर्फ क्वांटिटी को नहीं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रांग एविडेंस और वीक एविडेंस में क्या फर्क है। रूल बहुत सिंपल है। एक्सटर्नल सोर्सेज से मिला एविडेंस हमेशा इंटरनल सोर्सेज से बेहतर होता है। जो एविडेंस ऑडिटर ने खुद डायरेक्टली हासिल किया है वो इनडायरेक्टली मिले एविडेंस से ज्यादा रिलायबल होता है। और हां, हमेशा याद रखिए, लिखा हुआ सबूत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा जुबानी बातों यानी ओरल एविडेंस से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? वो इस कोट में छुपा है। एक अच्छा वेल डिजाइंड ऑडिट प्रोग्राम ही वो रोड मैप है जो ऑडिटर को बेस्ट क्वालिटी एविडेंस तक ले जाता है, जिससे ऑडिटर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलती है। और इसी हाई क्वालिटी एविडेंस के दम पर एक ऑडिटर आखिर में कॉन्फिडेंटली अपना फाइनल अनबायस्ड ओपिनियन दे पाता है। Now let's discuss about the advantages and disadvantages of audit programs. देखिए, ऑडिटिंग की दुनिया में ना ये एक बहुत ही फंडामेंटल टूल है, लेकिन जैसा हर टूल के साथ होता है, इसके भी अपने फायदे हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान में जंप करने से पहले सबसे जरूरी है कि हम ये समझें कि एक ऑडिट प्रोग्राम आखिर होता क्या है, क्यों इसको किसी भी प्लान्ड ऑडिट का फाउंडेशन यानी कि नींव माना जाता है। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर आप इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देख रहे हैं। सिंपल भाषा में समझें तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड रिटन प्लान है। सोच लीजिए ये एक मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पहली चीज, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड,
मतलब कि क्या क्या काम करना है, जैसे कि सेल्स इनवॉइसेस को चेक करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। दूसरा, हर टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ लिखी होती है, कौन क्या काम करेगा ये पहले से तय होता है। और तीसरा, हर काम के लिए एक टाइम एस्टिमेशन होता है। इससे पता चलता है कि पूरा ऑडिट कितने दिन में खत्म होगा। तो ये एक पूरा रोड मैप है बेसिकली। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये एनालॉजी, आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट। सोचिए, जब एक बिल्डिंग बनती है तो आर्किटेक्ट पहले कागज पर एक पूरा प्लान बनाता है, राइट? कहां पर कमरा होगा, कहां किचन, सब कुछ। बस एक ऑडिटर के लिए ऑडिट प्रोग्राम वही ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट बताता है कि क्या चेक करना है, जैसे कि डेटर्स, कहां चेक करना है, जैसे कि सेल्स लेजर में, और कैसे चेक करना है, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन से। तो बात साफ है, जैसे बिना ब्लूप्रिंट के एक मजबूत बिल्डिंग नहीं बन सकती, वैसे ही बिना एक सॉलिड ऑडिट प्रोग्राम के एक इफेक्टिव ऑडिट हो ही नहीं सकता। चलिए, अब जब हमें यह समझ आ गया है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, तो अब बात करते हैं इसके की एडवांटेजेस की। आखिर इसको एक ऑडिटर का सबसे अच्छा दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके फायदे शुरू होते हैं क्लैरिटी और कंट्रोल से। सबसे पहला पॉइंट, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। एक ऑडिट असिस्टेंट के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? उसके पास साफ साफ लिखा होता है कि उसे क्या करना है, कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं। दूसरा, टोटल पर्सपेक्टिव। इससे पूरे ऑडिट का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलती से छूट ना जाए। फिर आता है प्रोग्रेस कंट्रोल। जो सीनियर ऑडिटर या पार्टनर है वो आराम से देख सकता है कि काम कहां तक पहुंचा। जैसे जैसे सेक्शंस कंप्लीट होते हैं, असिस्टेंट्स उन पर साइन करते जाते हैं और प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। और आखिरी पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे हर एक की जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है, क्योंकि हर असिस्टेंट अपने काम पर साइन करता है तो काम ट्रेसेबल बन जाता है। कल को कोई गलती निकलती है तो पता लगाना आसान है कि ये काम किसने किया था। एडवांटेजेस यहाँ खत्म नहीं होते, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और ये एक डिफेंस का काम भी करता है। कैसे? देखिए, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच लाता है। अगर आप सिर्फ दिमाग में प्लान बनाकर चलेंगे तो हो सकता है परचेज बुक चेक करना ही भूल जाएं। रिटन प्रोग्राम इस रिस्क को जीरो कर देता है। ये सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स में भी मदद करता है। आपको पता है कि कौन सा काम कॉम्प्लेक्स है तो आप उस काम के लिए अपने बेस्ट असिस्टेंट को लगा सकते हैं, सिंपल काम जूनियर को दे सकते हैं। फिर ये एक फ्यूचर गाइड बन जाता है। जब आप अगले साल उसी क्लाइंट का ऑडिट करने जाएंगे तो पिछले साल का प्रोग्राम आपका बहुत टाइम बचाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एविडेंस ऑफ केयर। ये एक लाइफ सेवर हो सकता है। अगर कल को ऑडिटर पर कोई नेग्लिजेंस का केस करता है तो ये ऑडिट प्रोग्राम कोर्ट में एक सॉलिड एविडेंस होता है, ये साबित करने के लिए कि ऑडिटर ने अपना काम पूरी स्किल और केयर के साथ किया था। ओके, तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? वेल, गड़बड़ तब होती है जब ये टूल एक ट्रैप बन जाता है। जब इसको बिना दिमाग लगाए, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के यूज किया जाता है, तब ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आइए इसके कुछ पोटेंशियल डाउनसाइड्स को समझते हैं। पहला, काम मैकेनिकल या रोबोटिक हो सकता है। असिस्टेंट्स बस एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज करने लगते हैं, बस लिस्ट देखी और टिक कर दिया, ये सोचे बिना कि वो चेक कर क्यों रहे हैं, पर्पस ही खो जाता है। दूसरा है रिजिडिटी का खतरा। मान लीजिए पिछले साल क्लाइंट का बिजनेस सिर्फ इंडिया में था, इस साल उसने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। अगर आपने पुराना ऑडिट प्रोग्राम यूज कर लिया तो आप पूरे एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और कंप्लायंस को मिस कर देंगे। तीसरा, ये शेल्टर फॉर इनएफिशिएंसी बन जाता है। मतलब एक कमजोर असिस्टेंट इसके पीछे छुप सकता है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो सीधा बोल देगा, सर ये तो मेरे इंस्ट्रक्शंस में लिखा ही नहीं था। और चौथा, ये इनिशिएटिव को किल कर सकता है। एक स्मार्ट असिस्टेंट जो लिस्ट के बाहर भी सोच सकता है वो भी बन जाता है। हो सकता है उसको कोई फ्रॉड दिख रहा हो जो प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन वो सोचेगा कि ये मेरा काम नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या ऑडिट प्रोग्राम यूज ही नहीं करना चाहिए, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये सारे डिसएडवांटेजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। बस जरूरत है टूल को विजडम के साथ, समझदारी के साथ कंबाइन करने की। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन 2 शब्दों में है, इमेजिनेटिव सुपरविजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि असली चीज टूल नहीं, बल्कि टूल को यूज करने वाला इंसान है। एक सीनियर ऑडिटर का एक्सपीरियंस, उसकी इंटेलिजेंस और उसका एक्टिव सुपरविजन, यही है जो इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। यहाँ इमेजिनेटिव का मतलब क्रिएटिव होना नहीं है, बल्कि स्मार्ट, अलर्ट और फ्लेक्सिबल होना है। सॉल्यूशन कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो ये इमेजिनेटिव सुपरविजन एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे होता है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी टीम को एनकरेज करो। उन्हें बोलो कि सिर्फ पेन से टिक मत करो,
अपनी आंखें, कान और दिमाग खुला रखो, ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, उन्हें रिपोर्ट करने के लिए ट्रेन करो। समझाओ कि अगर कुछ भी अजीब, अनयूजुअल या सिग्निफिकेंट दिखे, भले ही वो प्रोग्राम का पार्ट ना हो, फौरन सीनियर को आकर बताओ। और स्टेप 3, टीम को बार बार रिमाइंड कराओ। उन्हें याद दिलाओ कि ये प्रोग्राम एक गाइड है, कोई पिंजरा नहीं। ये एक मैप की तरह है जो आपको ऑप्शंस देता है, रास्ता दिखाता है। ये कोई रेलवे ट्रैक नहीं है जिस पर से आप इधर-उधर हिल भी नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल टेक अवे यानी कि समरी ये है कि एक ऑडिट प्रोग्राम नो डाउट एक प्लान्ड ऑडिट के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसकी सक्सेस असिस्टेंट के ओबीडियंस पर यानी उसके आंख बंद करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पर डिपेंड नहीं करती। इसकी असली सक्सेस सीनियर ऑडिटर की इंटेलिजेंस, उसके एक्सपीरियंस और उसके प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, टूल कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, आखिर में फर्क इससे ही पड़ता है कि उसे इस्तेमाल करने वाले हाथ किसके हैं।